हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक सर्वे की जो हाईलाइटेड समरी है विजन आईएएस की, जिसकी डिटेल समरी बाद में आएगी, लेकिन हाईलाइटेड समरी से चैप्टर 4 का एक बारी जायजा लेते हैं और हम इसमें बात करेंगे मॉनेटरी मैनेजमेंट की, यानी कि लास्ट चैप्टर था हमारा फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड। आज के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे मॉनेटरी मैनेजमेंट। फिजिकल एनीथिंग एक वो शब्द होता है, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट फाइनेंसेस, और उन्हीं फाइनेंसेस को जब हमारे देश में बैंक और सबसे बड़ा बैंक, बैंकों का भी बाप एपेक्स बैंक, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं आरबीआई, अगर वो कंट्रोल करे, हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, हमारे देश के सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, जब वो देखे देश में कि पैसा कितना ज़्यादा मार्केट में घूम रहा है, क्या इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, पैसा खींचना है क्या मार्केट से, ठीक है, मार्केट इन द सेंस इकोनॉमी, मुझे मार्केट नहीं बोलना चाहिए, आई एम सॉरी, इकोनॉमी से पैसा खींचना है या फिर इकोनॉमी में पैसा डालना है, ये सब जो बैलेंस बनाने का सी सॉ की तरह जो काम होता है वो आरबीआई जब करे तो उसके लिए वर्ड यूज करा जाता है दोस्तों मॉनेटरी। उसके लिए वर्ड यूज करा जाता है मॉनेटरी। जैद ये तो पता होगा, हम डिस्कस कर चुके हैं आराम से फाउंडेशन कोर्स में, है ना, मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। अब चैप्टर का नाम देखते हैं एक बारी जरा, मॉनेटरी मैनेजमेंट, यानी कि आरबीआई ने किस प्रकार से मैनेज करा है, ठीक है, किस चीज को, फाइनेंशियल रेगुलेशन को, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन को। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन मतलब क्या, जब जब सरकार के किसी ना किसी डिसीजन की वजह से पैसा इकोनॉमी में ज्यादा आ रहा था या फिर निकल रहा था, तो आरबीआई ने बीच में इंटरमीडिएशन करी, इंटरवीन करा और कैसे इकोनॉमी को बैलेंस कर लिया। यानी कि मान लो कि इन्फ्लेशन अगर ऐसी ऐसी बढ़ रही थी तो आरबीआई ने वापस उसको औकात पे लाई। किसी चीज का रेट अगर काफी ज्यादा नीचे जा रहा था, आरबीआई ने उसको ऊपर उठाया। ये करने का काम जो सेंट्रल बैंक टाइम टू टाइम करती रही है पिछले साल, ये हम देखेंगे। और ओवरऑल इस चैप्टर ने टाइटल में ही मेंशन कर दिया है, कुछ भी चीजें अगर हुई हैं तो ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 23 और उससे पहले वाले एक दो साल और वो अच्छे खासे साल रहे हैं। लेकिन अच्छे खासे साल जो रहे हैं, इट मतलब ओवरऑल इट वाज अ गुड ईयर, लेकिन इन टू बी एबल टू कॉल इट अ गुड ईयर हमें कुछ पैरामीटर्स तो पता होना चाहिए ना कि ऐसा क्या हुआ है। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, काफ़ी लोग ना भागने में रश में रहते हैं चैप्टर्स को कवर करने के। मैं इसी से ना जब इस चैप्टर को देख रहा था ना, और जब मैंने फिर पूरा चैप्टर जब इसका पढ़ा, मुझे एक बात समझ में आई कि 2023 में अगर कोई भी यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा ना, या 24 में भी अगर बनाता है, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो जब भी वो आपको टोन देगा ना मॉनेटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड या आरबीआई का कोई भी क्वेश्चन बनाएगा जो कि इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन होगा या बजट से क्वेश्चन होगा, कुछ भी, जब ये चैप्टर ने ही बोल दिया है कि इट इज अ गुड ईयर, तो हमेशा वो अगर कोई भी नेगेटिव नेगेटिव टोन होगी ना किसी भी क्वेश्चन की, तो आप समझ जाना कि वहां पर ये चीज गलत हो सकती है, यहां पर एक ट्रैप हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि रूल है कि आप उसको देखो ही मत, आपको कुछ अंदर का माल पता ही नहीं है, आप ये हेडिंग देख के चलेगा और आपको ये कुछ भी नहीं पता हुआ है, और आप ऐसे बेसिस पर आप क्या कहते हैं कि नहीं नहीं इकोनॉमिक सर्वे ने तो गुड ईयर बोला हुआ था, हम तो इसको एलिमिनेट कर देते क्योंकि ये टोन नेगेटिव है। लेकिन जहां पर आपको ये लगे कि इकोनॉमिक सर्वे भाई साहब मैंने अच्छे से पढ़ रखा है, वो एक चैप्टर बोलकर गया था, चैप्टर 4 के मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, इट वाज अ गुड ईयर, आरबीआई ने अच्छे से मैनेज करा है देश को, ज़्यादा कुछ होने नहीं दिया। तो क्वेश्चन अगर बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि आपको हद से ज्यादा चीजें बिगड़ गई हैं, ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई है, कंज्यूमर्स की बैंड बज गई है, ऐसे कोई भी नेगेटिव टोन के क्वेश्चंस आए ना, तो आप समझ जाना कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, इकोनॉमिक सर्वे तो बताकर गया है कि आरबीआई ने अच्छे से मैनेज कर, तो ये तो बहुत भयंकर लेवल की बात कर रहा है, इतनी भयंकर लेवल की बात तो हो ही नहीं सकती। ऐसे देखा करो। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले ना रणभूमि में जाने से पहले अपने साइकोलॉजी को प्रिपेयर करके जाया करो पहले, कि चैप्टर को समझो पहले, ठीक है। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि ये गुड ईयर जो रहा है, तो आरबीआई ने भाई ऐसा क्या तीर कमान मार लिया, कौन सी तोप चला दी ऐसी कि ये सब चीज़ें अच्छी रही है। एक एक करके सारी चीज़ों को पकड़ते हैं। पहली हेडिंग, मॉनेटरी डेवलपमेंट्स एंड लिक्विडिटी कंडीशन। लिक्विडिटी कंडीशन मतलब क्या, कि कितना ज़्यादा जो कैश है वो इकोनॉमी में जो है वो घूम रहा है, कैश फ्लो कितना है। और लिक्विडिटी का वैसे क्या मतलब होता है, एनीथिंग एनीथिंग which is which is easily convertible
इनटू कैश। जैसे आपके पास कोई गोल्ड का सामान पड़ा है, कोई प्रॉपर्टी है आपके पास, और क्या हो सकता है इसका एग्जांपल? गोल्ड है, प्रॉपर्टी, और बताओ जो भी जो फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाए। कोई फाइनेंशियल एसेट अगर आपके पास पड़ी हुई है तो, लाइक म्यूचुअल फंड, शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह ऐसा। लेकिन फिर भी हम ना ज्यादातर इन्हीं को कंसिडर करते हैं क्योंकि फटाफट ये कन्वर्ट हो जाते हैं कैश के अंदर। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, लिक्विडिटी का मतलब समझ में आया? ये हम कर चुके हैं वैसे बेसिक एस्पेक्ट से। अर्पित आप भी थे उन लेक्चर्स में तो, है ना, मनी एंड बैंकिंग वगैरह में तो। ठीक है, अब रेपो रेट, फटाफट से मुझे सब लोग बता दो कि रेपो रेट क्या होता है। क्या होता है? ये रेपो रेट नहीं है, रेपो रेट है। इन्होंने टी यहां पर ऐसी लगा दिया है, कंफ्यूज मत होना। इसको बोलते हैं रेपो रेट, REPO और RATE, रेपो रेट। हाँ बताओ क्या होता है रेपो रेट? वेरी गुड। हाँ, दोनों साइड से बोल सकते हैं ऐसा कि जिस रेट पर RBI जो है वो पैसा देती है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को, या फिर जिस रेट पर कमर्शियल बैंक बोरो करते हैं RBI से, एक ही बात हुई ना शाइनी, है ना? तो वो होता है रेपो रेट। अब इसकी टेक्निकलिटी शाइनी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि हमने CB सचदेवा प्लस नितिन सिंघानिया से काफ़ी डिटेल में मनी इन बैंकिंग को कवर करा है। रेपो रेट का अंकिता ये होता है कि अगर ये बढ़ जाए ना तो चीज़ें ना कस्टमर्स के लिए लोन वगैरह परचेज करना महंगी हो जाती हैं, या अगर उन्होंने EMI वगैरह पे कोई चीज़ लेनी है तो ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। राइट शाइनी? ऐसा करता क्यों है RBI शाइनी? मनी को सक करने के लिए या फिर इन्फ्यूज करने के लिए? सक करने के लिए। जब RBI को क्या लगता है कि इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी क्या है, ज़्यादा बढ़ रही है या फिर कम हो रही थी? बढ़ रही थी, तो उसको, और RBI का ये स्टेप क्या कर देगा लिक्विडिटी को? जल्दी बताओ। कम कर देगा। तो रेपो रेट वॉज रेस्ड बाय 225 बेसिस पॉइंट्स। ये ना दोस्तों पॉइंट्स में होता है, ये वाली बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, डोंट वरी, इसमें कंफ्यूज मत होना। RBI ना कुछ कुछ पॉइंट्स में बढ़ाता है, जैसे 25, 50, 75, 125, 150, 175, 200, 225, ऐसे करके 25, 25, 25 की लेयर में बढ़ाता है पॉइंट्स। जरूरी नहीं है 25, तो मैं कह रहा हूं क्योंकि एक जनरल ऑब्जर्वेशन रही है मेरी, या कोई भी जो पढ़ा होगा शाइनी, है ना, ऐसे ही तो होता है ना, 25, 50, 25, 50 ऐसे करके करता है। ये ओवरऑल जो कह रहा है ना, तो शाइनी आप समझ पा रहे हो ना, एक साथ 225 पॉइंट नहीं बढ़ा दिए तो इकोनॉमी फिर फट जाएगी ऐसे। तो धीरे धीरे करते करते शाइनी एक वो आंकड़े पेश कर रहा है कि सिंस अप्रैल 2022, और सिंस अप्रैल 2022 RBI ने रेपो रेट को 2025 के बेसिस पॉइंट्स पर, 2025 के बेसिस पॉइंट्स पर ओवरऑल बढ़ा दिया है। एक साथ नहीं करा कभी। ये टोन क्लियर है ना आप सबको? बताओ, एक ही दिन में ऐसा नहीं करा। और RBI की आपको पता है कि कभी भी RBI तो वैसे कभी भी इंटरवीन कर लेता है, लेकिन हर मंथ के बेसिस पर या क्वार्टर के बेसिस पर, वीकली, बाय वीकली, जब RBI को लगता है तो न्यूज़पेपर में आता है ना, फ्रंट पेज होता है उस दिन न्यूज़पेपर का शाइनी, है ना, कि RBI ने रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट के साथ इतना इतना छेड़खानी करी है ना, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें डिटरमाइन होती हैं। तो रेपो रेट ओवरऑल इंक्रीज हुआ बाय 225 बेसिस पॉइंट सिंस अप्रैल 2022, और पहले 4% हुआ करता था और अब ये बढ़कर लगभग 6.25% हो गया है। तो रेपो रेट इसका मतलब इंक्रीज हुआ है। अगर रेपो रेट इंक्रीज हुआ है तो RBI ने बेसिकली, हम कह सकते हैं कि अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को काफी ज्यादा टाइट कर लिया है, ताकि मार्केट से लिक्विडिटी जो है वो RBI सक कर सके, उसको रिड्यूस कर सके, जो पैसा इकोनॉमी में घूम रहा है उसको कम कर सके। अब इसकी वजह से होगा क्या? ये रेपो रेट क्या था? जिस रेट पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स RBI से पैसे बोरो करते थे, अगर ये बोरो कर रहे हैं हम किसी से कुछ भी, तो कुछ तो गिरवी रखेंगे ना। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या गिरवी रखेंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, GSEC, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये देंगे। समझ पा रहे हो अंकिता? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देंगे वो RBI को, और RBI पैसे दे देगा, ठीक है। लेकिन रेपो रेट बढ़ने की वजह से अब होगा क्या शाइनी, कि ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखनी पड़ेंगी, और अब
पैसा उतना नहीं मिलेगा जितना उतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखकर मिल जाता था, यही कह सकते हैं ना, है ना। रेट जो है वो हायर हो गया कि मतलब मान लो कि पहले आपसे एक नॉर्मल से एग्जांपल बता रहा हूं मैं कि अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो बैंक ये कह रहा है कि अपनी एक गोल्ड चेन गिरवी रख जाओ, और अब कह रहा है अगर रेपो रेट बढ़ गया तो कि 2 गोल्ड चेन गिरवी रखनी पड़ेगी अगर आपको अगर पैसे चाहिए तो। अल्टीमेटली होता क्या है, रेपो रेट तो बेसिकली लोगों को सुन के, स्टूडेंट्स को सुन के ये लगता है कि यार हमें से क्या लेना देना भाई, ये तो आरबीआई और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की बात है। लेकिन नहीं, हमारा अकाउंट या हमारे बाप दादा का अकाउंट आरबीआई में तो नहीं होता, लेकिन सबका शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में तो जरूर होता है ना। अब जब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को हायर रेट पर लोन मिले हैं आरबीआई से, तो वो हमें भी क्या कम रेट पर देगा? बताओ, चाचा बैठा है आपका बैंक में, हमें भी तो महंगे मिलेंगे ना लोन्स, है ना। तो इसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, लिक्विडिटी जो इतनी ज्यादा इन्फ्यूज थी इकोनॉमी के अंदर, आरबीआई उसको इस स्टेप से सक कर लेता है। ठीक है, ये चीज होती है। अब क्या मुझे एक बात बताओ अर्पित, क्या मना कर सकता है, मना कर सकते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, नहीं नहीं हम तो नहीं दे रहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और वो नहीं कर रहे, हमें तो खरीदना ही नहीं, हम क्यों ले, जबरदस्ती आपसे लोन क्यों ले हम? बताओ शाइनी, ऐसा हो सकता है? ना, यहाँ पर वो चॉइस नहीं है, क्योंकि ठीक है, याद है ना वो वाली बात, मनी एंड बैंकिंग वाली बात, कि यहाँ पर नहीं नहीं हमें चाहिए ही नहीं है लोन, हम क्यों ले जबरदस्ती आपसे, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? मतलब ये तो वही वाली बात हो गई, शाइनी आप कहीं कुछ लेने गए, आपको पसंद नहीं आ रहा, शॉपकीपर ने पकड़ के बैठा लिया आपको, ऐसे कैसे नहीं आप आए हो तो लेकर ही जाओगे कुछ ना कुछ। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, लेकिन आरबीआई के सामने किसी की नहीं चलती। तो अंकिता, ये जो स्टेप है ना, ये जस्ट एक हमारे देश का एक प्रोसेस है कि आरबीआई इस प्रोसेस से करवाता है, लेकिन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को जो भी आरबीआई ने बोला होता है ना अंकिता, तो वो मन के बेसिस पे नहीं होता, उसको करना ही पड़ता है। वो मना नहीं कर सकते कि नहीं नहीं आप इतने हायर रेट पे दे रहे हो, मुझे लेने ही नहीं लोन, मेरा तो सब अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं होता। वो लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखवानी ही पड़ेंगी, और जितनी आरबीआई बोलेगा उतनी करवानी पड़ेगी ना, अगर रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है तो शाइनी, है ना। मतलब जिस हिसाब से रेपो रेट इंक्रीज हुआ है ना, उतनी तो रखवानी पड़ेगी। फिर आप ये नहीं बोल सकते ना कि नहीं यार हम तो आपके इतने पुराने कस्टमर हैं, हम तो कब से डीलिंग कर रहे हैं आज़ादी से पहले, आप इतने इतने उस पर दो। यहाँ पर कोई फ्रेंडली बात नहीं चलती, और किसी भी बैंक पर रहम करा जाएगा क्या आरबीआई के द्वारा शाइनी, कि तुम कम दे दो तुम ज़्यादा दे दो? नहीं। ठीक है, तो देयर इज एन इंक्रीज इन रिजर्व मनी एंड ब्रॉड मनी। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। अब देख रहे हो ये टेबल, सीवी सचदेवा से देखो इसने कितनी मदद कर दी हमारी, हमने जो पढ़ा था बिस में, है ना। ये सारा का सारा M1 M2 M3 M4 और M0, है ना। तो सबसे पहले कह रहा है कि रिजर्व मनी बड़ा है। ठीक है भाई, रिजर्व मनी बड़ा है अगर कह रहा है तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो रिजर्व मनी का मतलब होता है MO, ठीक है, या M0 भी कहते हैं कई लोग इसे। सबसे पहले इसका नाम याद रखना आप लोग, हाई पावर्ड मनी कहते हैं इसको, हाई पावर्ड मनी। ये ही देश का एक मॉनेटरी बेस भी होता है, या फिर इसको हम लोग एक टर्म देते हैं बेस मनी। ये 3 टर्म याद रखना। चौथी टर्म वैसे इसके लिए ये है MO या M0। 4 टर्म आपके पास हो गई। सबसे पहले तो इसका नाम जानो, हाई पावर्ड मनी, मॉनेटरी बेस, बेस मनी, एक सेकेंड, बेस मनी, या फिर M0, ये नाम है इसका रिजर्व मनी का। और 5वां नाम ऑब्वियसली बात है रिजर्व मनी है ही। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, हम किसको बोलेंगे M0 या MO? जो भी करेंसी अभी इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रही है, मतलब लिक्विड मनी प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद द आरबीआई। बैंकर्स डिपॉजिट विद द आरबीआई मतलब चाइनीज बात का मतलब, हाँ यही जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं बेसिकली, वो भी अपना कुछ पैसा आरबीआई के पास रखवाते हैं, है ना, उन्होंने जो डिपॉजिट कर रखा है। तो यहां पर बात हो रही है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, क्योंकि हम तो नहीं बोल सकते। हम बोल सकते हैं क्या ठकुराइन कि हमारा अकाउंट है आरबीआई के अंदर, हमारा पैसा होगा, बैंकर्स डिपॉजिट मतलब हमारा नहीं। यहां पर बैंकर्स नहीं, देखो एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है। बैंकर्स नहीं, यहां पर बैंकर्स लिखा हुआ है दोस्तों, यहां पर ना कस्टमर्स नहीं लिखा हुआ है, या फिर सिटीजन्स का डिपॉजिट नहीं लिखा हुआ है। ओके, और अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई।
जो भी आरबीआई कंडीशंस वगैरह लगाए कि इतना तो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, या जो भी है इतनी चीज़ें रखवाओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इतनी रखवाओ, दूसरे जो डिपॉजिट्स आरबीआई के पास होते हैं, इसको कहते हैं रिजर्व मनी। मतलब दिस मनी इज कंप्लीटली रिजर्व। और जो मनी जो सर्कुलेशन के अंदर घूम रहा है, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी से कहीं दूर निकल जाएगा, ये एक लूप के अंदर घूम रहा है। लूप के अंदर कैसे? जो भी लोग कोई भी माल ले रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, चाहे वो सिटीजन है कुछ भी है, वो पैसा कहाँ घूम रहा है? इकोनॉमी के अंदर ही तो घूम रहा है ना। तो जो चीज इकोनॉमी के अंदर घूम रही है वो सेफ एंड सिक्योर्ड हमारे देश के अंदर ही रिजर्व है क्या नहीं है, शाइनी बताओ, है ना। और आरबीआई को पता है कि जब ये इकोनॉमी के अंदर घूम रही है, मैं सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा और पूरा का पूरा उसको खींच लूंगा। कौन सा होता है वो ब्रह्मास्त्र? रेपो रेट का क्या करना? बढ़ाना कि कम करना? बढ़ाना। तो ब्रह्मास्त्र, जो रेपो रेट का ब्रह्मास्त्र है, वो ऊपर की तरफ छोड़ता है आरबीआई। ऊपर मतलब बढ़ा देता है उसको, और जैसे ही वो बढ़ा देता है, ये जो लूप है ये छोटा सा लूप बनकर रह जाता है। छोटा सा लूप मतलब कम पैसा रह गया इकोनॉमी के अंदर। ये वाली बातें हम सब कर चुके हैं ना बहुत डिटेल के अंदर, हमने इस पे महीनों महीनों बिताए हैं। तो इतनी बात यहाँ के लिए ठीक है। जब समरी आएगी फिर से एक बारी उसको रिवाइज कर लेंगे, नितिन सीवी सचदेवा, नितिन सिकनिया वगैरह को हम जानते हैं, लेकिन हम सब इन बातों को, ठीक है, हमने क्योंकि बेसिक चैप्टर्स जो पढ़े थे उसमें बहुत काफ़ी दिन हफ्ते लगाए थे उसके ऊपर पढ़ने के ऊपर, इन सब कंसेप्ट को। अब बात करते हैं, क्या बोल रहा है कि देयर इज एन इंक्रीज इन रिजर्व मनी। ठीक है भाई, रिजर्व मनी हमने देख लिया कि ये सब चीज़ें इंक्रीज हुई हैं। यानी कि अगर ये बोल रहा है कि रिजर्व मनी इंक्रीज हुआ है, तो दोस्तों आपको प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट आ सकती है कि हाई पावर्ड मनी हमारे देश में इंक्रीज हुआ है। जी हाँ, इंक्रीज हुआ है। मॉनेटरी बेस इंक्रीज हुआ है। जी हाँ, हुआ है। बेस मनी इंक्रीज हुआ है। M0 या MO बढ़ा है, बढ़ा है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी चीजें बड़ी हैं इन रिसेंट ईयर्स या फिर लास्ट फाइनेंशियल ईयर। करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट विद द आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा इसका? अरे ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि वो ओवरऑल कह रहा है ना शाइनी कि M0 बढ़ा है। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूं कि M0 ना देकर के आप, अब लोग क्या सोचेंगे इसमें कि यार दो टर्म याद कर जाओ इकोनॉमिक सर्वे से, M0 और M3 याद कर जाओ कि ये दोनों बढ़े। अरे भाई, इसके अंदर तो जान लो ये होता क्या है। तो शाइनी अगर ये दोनों बढ़े तो इसके अंदर की जो चीजें कंपोनेंट्स है वो भी बढ़े इसके अंदर सारे के सारे, है ना। तो कल को वो ट्रैप करने के मारे ये सारी टर्म्स दे सकता है ना। इसके अंदर कितने पार्ट्स थे? इसका पार्ट 1 है करेंसी इन सर्कुलेशन, दूसरा बैंकर्स डिपॉजिट विद द आरबीआई, तीसरा अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जिनका स्टैटिक पोर्शन फाउंडेशन अच्छा नहीं है ना, तो इकोनॉमिक सर्वे उनके लिए सिर्फ एक गैम्बलिंग है। वो ना यहाँ के रह जाएंगे ना वहाँ के रह जाएंगे। भगवान संभाले ऐसे लोगों को जो 28 में को प्रीलिम्स दे रहे हैं और जिनको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का डिफरेंस नहीं पता, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट के बीच में डिफरेंस नहीं पता, उनको मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट नहीं आता। भगवान बचाए ऐसे लोगों को कि पता नहीं प्रीलिम्स में वो बैठ कैसे रहे हैं, और कौन से साल में जाके पता नहीं कौन से ज़माने, कौन से जन्म में जाके उनका प्रीलिम्स निकलेगा। मतलब ये चीज़ मैं डिमीन करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो, अगर आप लोग मेरी बात सुन के अगर ये सोच रहे हो कि हाँ यार हमें भी नहीं पता ये वाली बात, तो उसका आप लोगों ने करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा बकचोदी कर रखी है पूरे साल। आपको स्टैटिक पोर्शन नहीं पता बिल्कुल भी, और उसके बेसिस पे आपको क्या लगता है लवास ना पहुंच जाओगे आप? पहुंच जाओ तो मुझे भी वीडियो कॉल कर देना वहां से। तो देयर इज एन इंक्रीज इन द रिजर्व मनी एंड ब्रॉड मनी, M3। M3 भी देखते हैं जरा। M3 के अंदर सबसे पहले तो M1 के सारे सारे कंपोनेंट्स हैं, तो M1 को देखना पड़ेगा हमें। M1 को कहते हैं नैरो मनी। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके? नंबर 1, करेंसी विद द पब्लिक, जो हमारे पास पैसा है, आपके फोन पे गूगल पे पर, बैंक अकाउंट में, आपके कैश में, आपके वॉलेट में, आपके अलमीरा में जितना पैसा पड़ा हुआ है ये। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या होता है? ऑन द स्पॉट, जिसको आप एकदम से बैंक में जो पैसा है जाकर निकाल सको। आपके करेंट अकाउंट, आपके सेविंग अकाउंट, एटीएम के कार्ड का इस्तेमाल करके, प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करके शाइनी ऑन द स्पॉट किसी भी टाइम 24 घंटे में से कभी भी जाकर निकाला जा सकता है ना इस पैसे को। अर्पित 3:30 बज रहे हैं, हम ऋषिकेश में हैं, हमारे पास पैसा नहीं हो रहा, फोन पे नहीं हो रहा, लेकिन बगल में एक एटीएम है, तो क्या सुबह तक का वेट करना पड़ेगा कि जब सारे बैंक खोलेंगे देश के तब जाकर हम पैसा निकालें इसमें से? नहीं ना, कार्ड है तो निकाल सकते हैं ना पूरा का पूरा। बस यही है डिमांड डिपॉजिट्स, कि ऑन द स्पॉट भाई बैंकों को पैसा दिया तो अर्पित जब भी हमें जरूरत हो तो हम ये तो फैसिलिटी चाहेंगे ना कि ऑन द स्पॉट हमें वो पैसा मिल जाए। तो बैंक क्या कहता है? आप ये बस कार्ड रखो अपने साथ,
और बस एटीएम ढूंढ लो, 24 घंटे में से आप कभी भी चले जाओ, आपका पैसा निकल जाएगा। और एक सहूलियत क्या भी होती है कि आपके पास जो भी कार्ड है, चाहे वो आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, लेकिन आप किसी भी बैंक के एटीएम में चले जाओ। ये वाली बात तो सबको पता होगी ना, नंबर सही निकल जाता है सही। एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, इसके अंदर भी ये वाली बात आती है, नैरो मनी के अंदर भी अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो अदर डिपॉजिट विद आरबीआई एक कॉमन चीज है, रिजर्व मनी एमओ के अंदर भी और नैरो मनी M1 के अंदर भी। अब लेकिन हम तो यहाँ पर ब्रॉड मनी को जानने बैठे, तो ब्रॉड मनी में वो कह रहा है कि M1 होता है। M1 क्या? करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, जो जिसके अंदर होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। दूसरा, ब्रॉड मनी इंक्लूड्स M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम। टाइम डिपॉजिट मतलब क्या है? आप इस पैसे को अंकिता एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही निकाल सकते हो, और इसके लिए सबसे कॉमन एग्जांपल, जो सबसे प्यारा एग्जांपल होता है, वो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, एफडी करवाना। ठीक है अंकिता, घर पे शादी की बात चल रही है आपकी? नहीं, जब भी चल रही होगी या पापा से पूछना, उन्होंने एफडी करवाई होगी कि अंकिता की शादी पे इतना जेवर बनवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। माँ बाप बनवा लेते हैं जनरली। तो M1 और टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, ये भी बड़े हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो ध्यान रखना कि रिजर्व मनी, ब्रॉड मनी बड़ा है, रिजर्व मनी बड़ा है 10.3 परसेंटेज पॉइंट से, 10.3% बढ़ा है ओवरऑल, और जो ब्रॉड मनी बढ़ा है वो 8.7% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। मनी मल्टीप्लायर जो है वो स्टेबल रहा है, वो एवरेज रहा है काइंड ऑफ, मैं आपको अगर बताऊं 4.7% टू 5.1, 5.5 ऐसा करके वो एक एवरेज पर रहा है, 5% पे रहा है। एक बारी हम ना इसको देख लेते हैं कि मनी मल्टीप्लायर क्या है। मनी मल्टीप्लायर इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि हमारे देश में अगर कोई भी या जितना भी मॉनेटरी बेस है, ठीक है, अगर वो मॉनेटरी बेस इंक्रीज हो जाए तो मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी के अंदर, वो कितने मल्टीप्लाइड अमाउंट से इंक्रीज होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मॉनेटरी बेस जो है कंट्री में, मॉनेटरी बेस किसके पास होता है? बैंकिंग के पास है ना, आरबीआई के पास। अगर वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब मान लो 10 पॉइंट से, तो ये जो मनी सप्लाई है इसके बेसिस पर कितने पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा? 12, 14, 16, 18, मतलब 10 से ज्यादा ही होना चाहिए वो। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज, अब आप सब लोगों को नई बात पता लगने जा रही है, ये सब देखना ठकुराइन, ये देखो जरा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ब्रॉड मनी ओवर द रिजर्व मनी, यानी कि M3 अपॉन M0। ये वाली बात सीबी सचदेवा में गिवन नहीं थी, है ना, मनी मल्टीप्लायर के कंसेप्ट में, कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ब्रॉड मनी ओवर द रिजर्व मनी। ठीक है, इसको ऐसे डिफाइन करा जाता है। रेपो रेट हमने बात कर ली है वैसे तो, कि इट इज अ रेट जिस रेट पर जो आरबीआई है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को पैसे लेंड करता है। ठीक है, फिर आप ऐसा भी कह सकते हो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जिस रेट पर आरबीआई से बोरो करते हैं। रेपो रेट को वैसे ना, एक तो हम आरबीआई और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के रेफरेंस से एक डेफिनेशन बना सकते हैं, लेकिन रेपो रेट की एक डेफिनेशन यहाँ पर भी काफी अच्छी गिवन है, जो कि थोड़ी टेक्निकल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बेसिस पर रेपो रेट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, अगर आप रेपो रेट को जर्नल समझने की कोशिश करो और एक बारी बैंकों को अगर हटा दो, नाम हटा दो, कि आरबीआई का नाम हटा दो, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का नाम हटा दो, तो रेपो रेट को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, इट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जो कि ये एनेबल करता है शॉर्ट टर्म बोरिंग हो सके, लेकिन कोलेट्रल के बेसिस पर, इसलिए इसको कहते हैं कोलेट्रलाइज्ड शॉर्ट टर्म बोरिंग। कोलेट्रल कोई भी चीज ऐसी होती है जिसको आप देते हो गिरवी रखने के लिए। जैसे मतलब मान लो आपको किसी से लोन चाहिए है 10 करोड़ रुपए का, तो इसके बदले आप क्या रख रहे हो सामने वाले के पास गिरवी? आप अपनी कार्स रख रहे हो, गोल्ड रख रहे हो, प्रॉपर्टी रख रहे हो, कोई एसेट, कोई पेपर रख रहे हो, क्या रख रहे हो? उसको कहते हैं कोलेट्रलाइज्ड। ठीक है, या कोलेट्रल कहते हैं उसको। और ये जो शॉर्ट टर्म बोरिंग जो कि कोलेट्रल के बेसिस पर होती है, तो ये रेपो रेट का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड लेंडिंग कैसी होती है? सेल एंड परचेज ऑपरेशंस इन द डेट इंस्ट्रूमेंट। कुल मिलाकर के अगर आपके पास पैसा कम है या ज्यादा है, तो दो पार्टीज के बीच में लेन देन। और हम अच्छे से जानते हैं कि रेपो रेट अगर हम लोग बात कर रहे हैं
मॉनेटरी सिस्टम के अंदर, तो यहां पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और आरबीआई होता है हमारे देश के अंदर। जब भी एक रेपो ट्रांजैक्शन होती है दो पार्टीज के बीच में, तो जो होल्डर होते हैं सिक्योरिटीज के, हमारे एग्जांपल में बता दो होल्डर कौन है, सिक्योरिटी किसके पास है जब हम रेपो रेट बोल रहे हैं आरबीआई और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का, किसके पास है सिक्योरिटीज? बैंक के पास। कौन से बैंक? आरबीआई शैनी कमर्शियल बैंक्स के पास है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास है। वो उसको सेल करते हैं टू एन इन्वेस्टर विद एन एग्रीमेंट। अब यहां पर ये कौन है इन्वेस्टर विद एन एग्रीमेंट? कौन है? आरबीआई। और ये चीज ना एक एग्रीमेंट होती है, याद रखना। रेपो रेट के अंदर एक चीज, या रेपो रेट हो चाहे कोई भी हो, एक चीज का एग्रीमेंट जरूर बनता है। वो ये होता है जिसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस ये करती हैं डैट उसको एक प्री डिटरमाइंड रेट और डेट पर रीपरचेज कर लिया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना, इस अंग्रेजी का मतलब क्या मैं आराम से समझाता हूं आपको। हम वैसे इसको पढ़ चुके हैं सीवी सचदेवा के अंदर। जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, अगर उन्होंने आरबीआई को सिक्योरिटीज बेची, कौन सी, ये किसकी सिक्योरिटीज पड़ी हुई है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास? किसकी सिक्योरिटीज? गवर्नमेंट की, जिसको जी सेक कहते हैं। अभी हम नीचे इसी के बारे में जानने वाले, अगला पॉइंट यही है जी सेक का, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर उन्होंने आरबीआई को बेची, तो एक एग्रीमेंट के तहत ये भी चीज दोनों के बीच में डील हो जाती है डैट हम आपको सर जी अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रहे हैं, लेकिन हम इसको रीपरचेज करेंगे आपसे, और आरबीआई खुद भी करवाता है रीपरचेज। और ये जो रीपरचेज होता है ना, उस टाइम पर जैसे मान लो 3 महीने के बाद दोबारा आपने मुझे बोला कि अभी आप ये मेरे से चीज खरीद लो, मैं आपसे बाद में खरीद लूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा मान लो कि अभी मुझे पैसे की नीड है, ठीक है, या फिर कुछ भी है, और मैंने बोला कि गाड़ी अभी आप मुझसे खरीद लो, मैं बाद में आपसे खरीद लूंगा। अब बाद में खरीद लूंगा, तो ये जो आज हमारे बीच में जो रेट डिसाइड हुआ है ना, एक तो डेट डिसाइड होगी कि इतनी इतनी तारीख को मैं आऊंगा खरीदने, और जो रेट है ना वो पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि इस रेट पर मैं तुमसे खरीदूंगा। कल को ऐसा ना हो कि जो बैंक है वो घाटे में आ जाए, या फिर जो आरबीआई उसको घाटा हो कि किसी ने कम ज्यादा रेट में बेच दिया इस चीज को। समझ गए? क्या ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया है? पहले बताओ मुझे अंकिता, कोई दिक्कत या किसी को भी? पक्का सबको? ठकुराइन ठीक है। कहाँ गया पे? मनी मल्टीप्लायर भी देख लिया, रेपो रेट देख लिया। और भी मेजर्स क्या होते हैं मनी सप्लाई के, एक बारी फटाफट उन पे भी निगाह मार लेते हैं। M2 के अंदर पूरा M1 होता है प्लस सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, ठीक है। और M4 पूरा का पूरा M3 होता है इसके अंदर। अब M3 होता है तो यानी कि M1 भी होता है इसके अंदर, प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम एंड ऑल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। यहां पर क्या होता है, डिफरेंस क्या है? M2 के अंदर सेविंग डिपॉजिट्स, यहां पर हर प्रकार के डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स या कुछ भी है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट्स, कुछ भी है, हर प्रकार के डिपॉजिट्स जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में होते हैं वो सारे, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक बहुत पुराने बैंक होते हैं, पे हमने बात करी थी ना, दादी नानियों को बड़े पसंद होते हैं वाले बैंक, है ना। गवर्नमेंट का बहुत तगड़ा ट्रस्ट होता है यहाँ पर कि यहां से पैसा कुछ नहीं हो सकता और ये डूबेंगे नहीं, ठीक है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। हम इस टेबल के बारे में दोस्तों जब डिटेल में इकोनॉमिक सर्वे की समरी आएगी ना तब बात करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें ना इकोनॉमिक सर्वे के हाइलाइट्स में अभी विजन ने खुद भी नहीं डाल रखी हैं, ठीक है। लेकिन हमने आज की अभी तक हमने क्या देखा, जब भी हम ये मॉनेटरी मैनेजमेंट का जो चैप्टर कर रहे हैं आरबीआई वाला, हमने अभी इसके बारे में सिर्फ रेपो रेट के बारे में बात करी है, राइट। सिर्फ रेपो रेट, और रेपो रेट की जो लाइन है वो आपको डिनोटेड है ग्रीन कलर से। यहां पर आप देख लो, पहले एक लाइन है, ये वाली लाइन इसकी, ये इसकी, ये इसकी और ये इसकी। रेपो रेट की जो लाइन है वो ग्रीन कलर से है। रेपो रेट के बारे में इसने क्या बोला कि रेपो रेट क्या कर दिया है आरबीआई ने, क्या करा है, बढ़ा दिया, इंक्रीज करा है। और कब बोला इसने? अप्रैल 2022 से। ये रहा अप्रैल 2022। ऊपर चलते हैं जरा, इसके एक लाइन मार देता हूं मैं ब्लैक कलर से। अभी तक ये जो चल रहा था, कह रहा है लगभग 4% के आसपास चल रहा था। तो हाँ देख लेते हैं इसको, 4% के आसपास चल रहा था क्या? देख रहे हो 3.5, और यहां पर क्या होगा 4,
4.5 5 ऐसे करके ना, 0.5 करके, तो 4%। जी हाँ, रेपो रेट बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि 4% के आसपास चल रहा था। कब तक चला? अप्रैल 2022 तक। यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, अप्रैल 2022 की लाइन आ गई। उसके बाद जब रेपो रेट 225 बेसिस पॉइंट पे बढ़ गया, तो बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें 4% से 6.25। देखते हैं ये, और इसको अगर मैं लेकर आऊं तो ये समथिंग लाइक यहां पर बोल रहा है, बिल्कुल ठीक है, 6.25%। एक चीज क्लियर हो गई? पहले इस डायग्राम से बता दो मुझे जरा। मैंने अभी सिर्फ रेपो रेट के बारे में बात करी है, मतलब सिर्फ दिखाना है कोई, जैसे जो थ्योरेटिकली यहाँ पर लिखा हुआ था बगल में, बस वो ग्राफ की फॉर्म में दिख रहा है। याद है जिस दिन इकोनॉमिक सर्वे का एक ऐसी रियल जो इकोनॉमिक सर्वे जो सरकार ने रिलीज करा, मैं आपको दिखा रहा था, मैंने कहा ये सारे डायग्राम्स इजी होते हैं, इसका थ्योरेटिकल कंपोनेंट बस हम जान जाए तो इजी होते हैं। अब ये अगर एक बार बताओ, ये सारा कंटेंट एक बार के लिए भूल जाओ कि आपने ये कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, ये सारा भूल जाओ एक बार के लिए। अब सिर्फ आप इसको देखो कि कुछ भी समझ में आएगा इसमें से क्या हो रहा है, ये नहीं ना। लेकिन अब इसको पढ़ने के बाद ये कोड करना आराम से इजी है ना, आप बता सकते हो ना। मतलब ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता कि इस डायग्राम की इंटरप्रिटेशन बताओ, लेकिन आपको खुद से तो बनाकर लिखना पड़ेगा ना। मैं होता ना, मैं ड्रामेबाजी नहीं करता हूँ, मैं पेपर के अंदर देखो ऐसा बनाता हूँ सिंपल सा। जब भी मुझे कुछ बनाना होता है ना, तो आप भी ऐसी आंसर राइटिंग अडॉप्ट कर सकते हो। देखो इतना टाइम नहीं होता कि मैं ड्रामेबाजी करके सीढ़ियाँ बनाने लग जाऊँ ऐसे 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 करके, ठीक है। ये तो इकोनॉमिक सर्वे ने कर रखा है। अब मैं भी जो बताऊंगा मैं गलत तो नहीं बताऊंगा यूपीएससी को। देखो मैं क्या बताऊंगा कि यहाँ पर है एक्स एक्सेस, यहाँ पर है वाई, ठीक है। और जो रेपो रेट था वो बेसिकली इतना चला आ रहा था, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद वो शूट हो गया। बस यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि इधर था 4%, ब्रैकेट में लिख दूंगा अप्रैल 2022, और यहाँ पर चला गया 6.25% फाइनेंशियल ईयर 23। रेपो रेट जो है वो इंक्रीज हो गया, और यहाँ पर एक लाइन मार दूंगा या नीचे लिख दूंगा कि ये रेपो रेट को ये वाली लाइन डिनोट कर रही है। बस सिंपल सा। क्यों बनाना मुझे ये सीढ़ियाँ वीडियो और नीचे सारी डेट करके लिखूँ? इतना टाइम ही नहीं, 8-7 मिनट तो एक क्वेश्चन के लिए होते लिखने के लिए। ये कितना टाइम लगेगा इसमें? 10 सेकेंड्स में हो जाना चाहिए ये वाला काम, कि आपने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस कोड करा, आपने एक ये लाइन बनाई ऐसा करके, यहाँ पर आपने एक ये हमारा ये 6.25, और यहाँ पर ये 4% अप्रैल 2022, और ये फाइनेंशियल ईयर 23, और यहाँ पर लिखा आपने रेपो रेट। 10 सेकंड के अंदर ये काम हो जाना चाहिए फटाफट। उसके बाद अगला है और आस्पेक्ट इसके। अच्छा, ये काम कैसे करता है ना, जो वो है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, काम कैसे करते हैं? तो M0 से कोई भी चीज़ शुरू होती है, और डिमांड डिपॉजिट्स में अगर आप उसको प्लस करो तो आपको M1 मिलेगा। बस आप जो भी चीज़ें इस साइड प्लस करते जाओ तो आपको M2, इस साइड प्लस करते जाओ तो आपको M3, और उसमें फिर ये वाला कंपोनेंट प्लस कर दो तो M4। ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, इसको छोड़ो, आप इसको पकड़ के चला करो, क्योंकि सीबी सचदेवा से भी हमने ये करा है। इसमें दिमाग मत लगाओ, ना ये कभी बनाने को आएगा ना हमारे काम का है। जो चीज़ आराम से हो सकती है और जिसकी कोई रेलेवेंस भी ना हो टेक्निकल होने की, तो वो हम उसको रिजेक्ट ही करेंगे, हमारे किसी काम का नहीं है। लेफ्ट डायग्राम की तरफ आप ज़्यादा फोकस करना। उसने बता रखा है बस इसको कैसे कैसे करके प्लस करोगे, तो भाई प्लस वाली बात तो यहाँ पर भी हो तो रही है, हो तो रही है, प्लस हो तो रही है, ठीक है। क्या दिक्कत है? यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक चैप्टर समझ में आया अच्छे से? बताओ, कोई दिक्कत? उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट्स ऑफ बैंक्स इंक्रीज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23, ठीक है। ये अच्छा हुआ है कि बैंक जो है वो लोन दे पा रहे हैं कस्टमरों को आराम से। जो बैंकों के पास जो डिपॉजिट्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, और बैंक आराम से पैसा भी आगे फॉरवर्ड दे पा रहा है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23 इन लाइन विद द रेपो रेट चेंजेस। ज़्यादा बिगड़ा तो है, देखो जब लैंडिंग जो है अब वो महंगी तो हो ही जाएगी रेपो रेट के इंक्रीज होने की वजह से, लेकिन फिर भी आरबीआई को वो ज़रूरी तो था कि जो लिक्विडिटी है उसको वो मार्केट से सक कर ले, उसको निकाल ले, पैसा जितना घूम रहा है। लैंडिंग और डिपॉजिट रेट जो है वो इंक्रीज हुए हैं। इसका एक मतलब ये भी है दोस्तों कि जो लोन लेना है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज तो ले पाएंगी, जो कि मैं बोल रहा था कि अच्छा हो गया। अब वो अच्छा ऐसे हो गया कि बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह तो ले पाएंगी, लेकिन वो महंगा हो गया। लेकिन ये जो
नॉर्मल कस्टमर्स हैं जिनके लिए वो महंगा हो गया। अगर हम लोग कल को किस्तें बनवाते हैं तो वो महंगी हो जाएंगी, कोई हाउस लोन लेते हैं वो महंगा हो जाएगा। ये ज़रूरी भी था देश में फाइनेंशियल मिसमैचिंग को दूर करने के लिए और लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, अच्छे से कुल मिलाकर जो मनी सप्लाई जो था इकोनॉमी के अंदर उसको मैनेज करने के लिए। इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। ठीक है। हाँ, हमने ऊपर एक बात और पढ़ी थी मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी। इसी के साथ साथ एक ये वाली बात भी बता देता हूँ। ये एक ऐसी पॉलिसी होती है जहाँ पर आरबीआई ये कोशिश करता है कि मनी सप्लाई को वो कैसे ना कैसे करके डिक्रीज करे। कैसे करता है आरबीआई वाला काम? रिजर्व रेट्स को और इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर कर और ओपन मार्केट ऑपरेशंस को कंडक्ट कर कर। क्या होते हैं शायद ये ओएमओज, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो हमने पढ़े थे मनी इन बैंकिंग के अंदर? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की लेन देन करना। और लेन देन क्या करना? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से क्या बोलेगा कि तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या करो, खरीद लो। किससे खरीद लो? अभी किसी के अगर रेपो रेट की बात कर रहे हैं हम लोग तो किसके पास पड़ी होती है? आरबीआई के पास पड़ी होती है। ठीक है। और पैसा क्या हो जाएगा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को? किसको देना पड़ेगा? आरबीआई को देना पड़ेगा। ये होता है। ठीक है। यही अंकिता यही समझा रहा था मैं आपको कि ये वाला प्रोसेस ना शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मना नहीं कर सकते कि हम नहीं बेच रहे आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी, हम तो नहीं देंगे आपको पैसा, हम क्यों दे, इतना महंगे रेट पर आप हमसे ये कर रहे हो वो कर रहे हो। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है वो करवा चौथ की औरतों की तरह रूठे न रहे बैठकर। इसी के लिए ये होता है। देखो नीचे रेपो ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने आपको बताया ना, एक एग्रीमेंट होता है रीपर्चेज का, ये वाला, ये इसी के लिए सॉल्यूशन होता है। डेवलपमेंट्स क्या हुई है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के मार्केट में? जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दो फॉर्म की होती है, एक होता है ट्रेजरी बिल्स, दूसरे होते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। 2 साल में इट रीच्ड अ 2 year हाई पॉइंट, रजिस्टरिंग अ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बेसिस ऑफ 6.3%। दोनों बड़े हैं, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट भी अच्छा खासा बड़ा है। क्या है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? ये सर्कुलेट होता रहेगा आरबीआई, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वगैरह के बीच में। लेकिन इसको सवाल ही उठता है कि इशू कौन करता है? जब नाम में ही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट इशू करती है। काफी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता रहता कि कौन सी गवर्नमेंट इशू करती है। दोनों गवर्नमेंट इशू करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। ये गवर्नमेंट की एक प्रकार से दोस्तों डेट ऑब्लिगेशन को बताता है। ट्रेजरी बिल्स के बारे में पहले बात करते हैं हम लोग। ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जो कि इशू करी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये 3 टेनोर्स में प्रेजेंटली इशू करी जाती है। टेनोर देखना, इसको टेनोर कह लो या टेन्योर कह लो या ड्यूरेशन कह लो या डेज कह लो या टाइम कह लो, एक ही बात है। ठीक है। एक होता है 91 डे के लिए। 91 डे का दोस्तों ये मतलब होता है कि 91 डेज तक इसकी वैलिडिटी है, उसके बाद ये ट्रेजरी बिल क्या कर जाएगा शाइनी? एक्सपायर। राइट। दूसरे की वैलिडिटी 182 डेज तक, तीसरे की 364 डेज तक। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, सब लोग मुझे ये बताओ ठाकुराइन, ये जो रीपर्चेस जो एग्रीमेंट था ऊपर जो हमने पढ़ा रेपो ट्रांजैक्शंस के अंदर, ये जो ट्रेजरी बिल्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मान लो कि ट्रेजरी बिल्स का ये है, तो 91 डे का मतलब क्या है शाइनी? के दोनों आरबीआई और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के बीच में जो लेन देन का जो मामला है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए? 91 डेज। 182 का मतलब क्या है? 182 डेज। और 364 का मतलब क्या है? मतलब लगभग 1 साल तक वो कंप्लीट हो जाए, 1 साल से पहले पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये डेज याद रखने हैं आपको, मैं सब लोगों को बोल रहा हूँ डेज याद रखने। और ये कोई नई चीज नहीं है, जिस साल ये आई थी 2017-18 में, तब ये लोग इसको करंट अफेयर बोलते थे। अब ये बन चुका है पूरा स्टैटिक एस्पेक्ट। ठीक है। फिर होता है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। दीज आर ऑल्सो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इनके अलग अलग टेन्योर होता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के हर किसी के अलग अलग ग्रोथ होती है, अलग अलग पैसा होता है। कोई फिक्स पैसा नहीं आता कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे एक प्रॉपर तरीके से पैसे को कलेक्ट कर लेती है। तो ये भारत सरकार के द्वारा नहीं, राज्य की सरकार के द्वारा इशू करा जाता है। ठीक है। और क्या हुआ है बैंकिंग सेक्टर के अंदर? 4R अप्रोच अपनाई गई है। एक है रिकॉग्निशन, दूसरा रेजोल्यूशन, तीसरा रिकैपिटलाइजेशन और चौथा रिफॉर्म। ये सारी चीजें करी गई हैं
ताकि बैंकों का जो बैलेंस शीट है उसको क्लीन करा जा सके, उसको स्ट्रेंथन करा जा सके, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को करेक्टिफाई करा जा सके। जब ये चीज़ें हो गई हैं, और ये चीज़ आज की नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ये 2017-18 की चीज़ें हैं सारी की सारी, लेकिन जब ये चीज़ें हो गई हैं तो ये इकोनॉमिक सर्वे में ये बता रहा है कि इतने साल से जो 4 आवर की अप्रोच ना इस बार की नहीं है। आप सोचो कि ये नया टॉपिक है, इस साल सरकार ने कुछ करा होगा, नहीं जी, ये पुरानी चीज़ हो चुकी है, इसको 5-6 साल हो चुके हैं 4 आवर अप्रोच को। जब ये कर दिया तो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे ये बता रहा है पहली बार कि इससे हुआ क्या। अब रिजल्ट हमारे सामने आए हैं 4-5-6 साल के बाद। क्या हुआ है? जो एसेट क्वालिटी है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की, लोन देना, बैलेंस शीट को क्लीन करना, उनके पास पैसे के रिजर्व्स जो पड़े हुए हैं, पैसा किसी को दिया था वो वापस आ गया, कुल मिलाकर अब जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की जो दम है पैसों की फॉर्म में वो इंप्रूव हो गई है। दूसरा, जब बैंकों से कोई लोन लेकर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी वापस ना करे, इंटरेस्ट तो छोड़ ही दो, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस ना करे, उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, देखो ये तो मैंने आपको इजी टर्म्स में समझा दिया। प्रॉपर तरीके से अगर हम इसको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर बात करें तो दोस्तों ये कितने दिनों का होता है? 90 डेज तक कोई पैसे अगर वापस ना करे तो। इसके बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, एक बारी डिटेल समरी आने दो इसकी। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये क्या होना चाहिए हमेशा? बताओ ठकुराइन, बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? एनपीए बैंकों का बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये डिक्रीज हो गया है, 8.2% था साल 2020 में, 5% पर आ गया साल 2022 में, और 7 साल से जो एनपीए की नौटंकी चल रही थी, 7 साल के बाद ये राहत पहुंची है हमें, सरकार को और आरबीआई को। 7 ईयर लो पर पहुंच गया अपने एनपीए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों अभी देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो 7 ईयर लो की बात है ना, और एनपीए का कम होना, मैं सबसे पहले इसी के लिए पॉइंट बता दे रहा हूं आपको। आप डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ जाओ। बैंकों ने जिस प्रकार से जिस जिस कस्टमर को लोन दिए थे उससे जो रिकवरी करी है ना, वो काफी अच्छी रही है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे हमें ये बताता है आउट ऑफ ऑल द रिकवरी मीडियम्स, जो भी हथकंडे, साम दाम दंड भेद अपनाए गए बैंकों के द्वारा अपने लोन को रिकवर करने के लिए। अब देखो, इकोनॉमिक सर्वे कभी ऐसी टोन यूज नहीं करता, या करंट अफेयर कभी ऐसी टोन यूज नहीं करते, लेकिन बैंक आप जानते हो क्या करेंगे? सबसे पहले वो कॉल करते रहेंगे, फिर घर पे कुछ बंदे भेजेंगे कि कहाँ है वो, हमारा लोन दिया नहीं, हम आपके खिलाफ एफआईआर लिखवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। फिर बैंक एफआईआर लिखवा भी देते हैं। फिर क्या कहते हैं, कभी कभार कोर्ट में केस जाता है, ठीक है, कभी कभार बैंक जो है वो सीज करने आ जाते हैं प्रॉपर्टी। मतलब जो भी हथकंडे अपनाए गए बैंकों के द्वारा, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे कहता है जिससे सबसे हाईएस्ट रिकवरी हुई है, ना लोगों को कॉल करने से, ना घर पे बंदे भेजने से, ना लोगों को धमकाने से, ना पुलिस की एफआईआर करने से, वो हुए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। और इसका मीडियम कैसा होता है? होता वैसे यही है, ऐसा कुछ नहीं है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में आरबीआई पूरी टीम लेकर आपके घर चलाएगा, होता यही सा प्रोसेस है। लेकिन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जब बैंक पहले लटक जाते थे कि कोर्ट से परमिशन मिलेगी तब हम उसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, फिर हम उसको 3 बार लेटर देना पड़ेगा, फिर हम उसकी प्रॉपर्टी को एनपीए घोषित करेंगे, ये करेंगे। जैसे ही 90 दिन का टेन्योर खत्म होता है ना, बैंक जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और घर आके पूरी लोकल पुलिस थाने की फोर्स को लेकर आपकी प्रॉपर्टी सीज कर लेते हैं। उधर के एसएचओ का सपोर्ट ले लेते हैं, दिल्ली में एसएचओ बोला जाता है, और यूपीएमपी वगैरह में टीआई बोला जाता है, टाउन इंस्पेक्टर होता है। तो उसका वो पूरा का पूरा पुलिस सप्लाई करता है, बैंक परमिशन लेकर आते हैं कोर्ट वगैरह से, जो भी होता है इनके पास अब पावर आ गई है आईबीसी के थ्रू, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के थ्रू। और आप उस टाइम पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते अगर आपने लोन नहीं भरा, और अगर जिस दिन बैंक वाले कब्जा करने आ गए आपकी प्रॉपर्टी पर तो आप कुछ नहीं कर सकते। आईबीसी ने काफ़ी पावर देती है बैंक को, हम पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में, लेकिन आपको शॉर्ट सा एक ट्रेलर दिखा दिया इसका आईबीसी का। तो इकोनॉमिक सर्वे का क्या कहना है? सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट जो हुई है हाईएस्ट इन फाइनेंशियल ईयर 22, वो किससे हुई है? कॉल करने से, बंदे भेजने से, डराने से, धमकाने से, एफआईआर करने से, क्या कहते हैं, या फिर आईबीसी से। किससे हुआ है बताओ? आईबीसी। और मैं जो दूसरा ऑप्शन बोल रहा हूँ ना, उसको फालतू मत समझना कि आप बोल रहे हो कि हाँ ये तो कोई बात नहीं, ये तो हम आराम से एलिमिनेट कर ही देंगे। भाई बैंक सबसे पहले कॉल ही करते हैं। आप बड़े बड़े लोन छोड़ो, आप छोटा सा आपने फोन करवाया हो 10,000 का, उसकी किस्तें बनवाई हुई हैं, आप उसकी किस्तें नहीं भर रहे, ईएमआई वगैरह नहीं भर रहे, बैंक वालों को सबसे पहले कॉल ही आता है ना आपको, और लगातार आते जाता है ना, ये होता है। ठीक है। क्रेडिट ग्रोथ एंड रिकवरी। क्रेडिट ग्रोथ मतलब बैंकों के पास पैसा आया है क्या? जी हाँ आया है। जो नॉन फूड क्रेडिट है ना बैंक का, वो ग्रो हो गया इन डबल डिजिट्स सिंस अप्रैल 2022। ये नॉन फूड क्रेडिट दोस्तों क्या होता है?
नॉन फूड क्रेडिट मतलब जो क्रेडिट मिलती है ना, मतलब कुल मिलाकर देखो बैंक सबसे ज्यादा घाटे में किस में जाते हैं शायनी, है ना, फूड फूड क्रेडिट देने में, यानी कि किसानों वगैरह को हम ऐसा कहते हैं कि फसलों वगैरह के लिए लोन देने में, है ना। और ये वाली बात ना, अगर आपको लग रहा है यार सर जी मैंने तो नहीं सुना ऐसा कोई बैंक वगैरह वो देते हैं, तो यहाँ पर ना बैंकों के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे आपको पूरी बात कंप्लीट कर दे रहा है। एनबीएफसी भी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी, ये भी तो लोन देते हैं कि नहीं देते हैं, है ना। छोटे छोटा अमाउंट का ही देते हैं लेकिन देते हैं ना, मतलब इसमें आप तो जानते हो कि जैसे पोल्ट्री फार्म वगैरह के लिए कुछ भी आपको सेटअप करना है तो लोन के लिए अप्लाई करते ही होगे आप, है ना, उड़ीसा में जैसे आपने भी करा था, आप मुझे बता रहे थे। तो ये जो नॉन फूड क्रेडिट है ना, आप एक बार फूड सर्विसेज को हटा दो, एग्रीकल्चर को हटा दो, जो बाकी इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए जो भी लोन दिए थे, तो अगर वो कह रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट में हो गई है, तो इसका मतलब जिनको पैसा दिया था शाइनी इंडस्ट्रीज वगैरह या दूसरी सर्विसेज के लिए, तो क्या वो बैंकों को वापस मिल गया है? बिल्कुल मिल गया है, तभी तो बड़ा है, और वो बहुत भयंकर तरीके से वापस मिल गया है। अच्छा, वापस मिलने के पीछे अगेन रीजन क्या है, जल्दी बताओ। एनपीए का कम होना, बैंकों का क्रेडिट बढ़ना, और एनबीएफसी का भी कंसिस्टेंट तरीके से क्रेडिट बढ़ना इन प्रपोर्शन टू द जीडीपी। ये सारी चीजों के पीछे इकोनॉमिक सर्वे कौन से रिफॉर्म की तारीफ कर रहा है साल 2016 के? बैंकों के पास ऐसा क्या ब्रह्मास्त्र आ गया कि जिसकी वजह से उनकी रिकवरी बहुत अच्छी हो गई है, क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है? आईबीसी। एनपीए के कम होने के पीछे रीजन क्या, जल्दी बताओ। आईबीसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का जो क्रेडिट बढ़ा है उसके पीछे क्या रीजन है? बैंकों ने जिन जिन को लोन दे रखा था उनसे लोन अमाउंट रिकवर हो गया है, इसके पीछे क्या रीजन है? आईबीसी। बस। तो एग्रीगेट क्रेडिट एक बारी देखते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का, देखो फाइनेंशियल ईयर 2013 से देखो। क्या हम ये कह सकते हैं ये ग्राफ कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, कह सकते हैं? अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, मेरी बात बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन लो, हद से ज़्यादा ध्यान से। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर या उससे प्रीवियस लेक्चर चैप्टर 2 या 3 में मैंने आपको एक बात बताई थी। सौगंधा याद है, मैंने आपको बोला था कि कोई भी चीज़ इकोनॉमी में कंसिस्टेंटली नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ बढ़ती चली जाए कोई चीज़ गिरती चली जाए, हमेशा एक पुल बैक आता ही है ना। लेकिन यहाँ पर ठकुराइन हम एक छोटे पहलू की बात कर रहे हैं, ओवरऑल इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं। जब भी क्वेश्चन आए कि एग्रीगेट क्रेडिट क्या एनबीएफसी का बढ़ता चला गया क्या, हमारे दिमाग में आएगा, अब देखना ट्रैप कैसे खेलता है यूपीएससी। वहां पर जब पूरे के पूरे जो हम बात कर रहे थे अभी तक, इससे पहले जितने भी ग्राफ्स हमने चैप्टर के अंदर देखे थे, मैंने आपको बताया था नहीं कंसिस्टेंटली कोई भी चीज नहीं बढ़ी है ना कोई भी चीज गिरी है। लेकिन एग्रीगेट क्रेडिट या नॉर्मल कोई भी वो डेफिनेशन दे कि नॉर्मल पैसा या रिकवरी या एनबीएफसी के पास पैसा आना, इनकी क्रेडिट ग्रोथ होना, क्या ये कंसिस्टेंटली बढ़ी है इन द लास्ट 5 ईयर्स या लास्ट 7 ईयर्स, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन है, या इन द लास्ट डिकेड, डिकेड बोल दिया अगर वो, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा ठकुराइन एग्जाम में बैठते ही, अबे रहन दे ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां पर नॉन बैंकिंग, जहां बैंकिंग वर्ड आ गया उनका तो कंसिस्टेंट कभी क्रेडिट ग्रोथ हो ही नहीं सकती। आएगा कि नहीं आएगा बताओ, सब लोग बताओ मुझे। शाइनी सबसे पहले लॉजिक ही आएगा ना। और अर्पित, जब वो वर्ड डाल देगा डिकेड, तब तो हम पक्का एलिमिनेट कर देंगे उस स्टेटमेंट को। एक डिकेड के अंदर तो कितनी बैंड बजी रखी है इकोनॉमी के अंदर, और सबका दिमाग कहां जाएगा अर्पित, नहीं यार पक्का ये जो कंसिस्टेंट वाली बात बोल रहा है, कॉन्टिन्यूस वाली बात बोल रहा है, मैं इसको रिफ्यूट करता हूं बिकॉज कोविड-19 तो सबसे बड़ा सदमा था। लेकिन नहीं, यही हमारी गलती हो जाएगी। मैं वही तो कहता हूं, इकोनॉमी और पॉलिटी आपके अकॉर्डिंग आपके एक्सपेक्टेशन पे नहीं चलते कि आप ये बोलो मुझे ऐसा लगता है। आपके लगने से नहीं होता पॉलिटी और इकोनॉमी के सब्जेक्ट में। आपको अगर चीजें पता है तो वो पता है। इमरजेंसी जब लगी 1975 में 26 जून को, तो ऐसा हुआ होगा। भाई आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ होगा, वो जो होना था वो हो गया वैसा, आपको एज इट इज उसको याद करना होता है स्टोरी फॉर्मेट में, कि ऐसा भी हुआ हो सकता होगा, ऐसा भी शायद से हुआ होगा। शायद वायद काम नहीं करता पॉलिटी एंड इकोनॉमी में, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2013 से लेकर 2023 तक कॉन्टिन्यूसली क्या एनबीएफसी की क्रेडिट ग्रोथ हुई है? आप प्लीज इस ब्रह्मास्त्र को याद रखना, इट इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कि कॉन्टिन्यूस वर्ड आ जाएगा यहां पर, कंसिस्टेंट या कॉन्टिन्यूस।
और हम क्या सोचेंगे, लोगों की क्या आदत है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। भाई एक्सट्रीम स्टेटमेंट को भी एक बार देखना तो पड़ेगा ना कि कितनी वेरीफिएबल है वो, कि कितनी नहीं है। एग्रीगेट क्रेडिट बढ़ा है, हाँ। अब आप ये कहोगे कि सर फिर ये कोविड वोविड के टाइम पर इन्होंने बिल्कुल सफर नहीं करा। आप तो बोल रहे थे पिछले चैप्टर में सरकार को कोविड के टाइम पर कॉर्पोरेट टैक्स कम प्राप्त हुआ है, ये हुआ है, तो बैंकों के भी लंका लग रखी थी, एनबीएफसी बढ़ रहे थे मतलब कोविड के टाइम पर। तो देखो यही यही एक अंडरस्टैंडिंग का फर्क होता है। मैंने यहां पर आपको बताया कि एग्रीगेट क्रेडिट बढ़ा है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी की टर्म्स में जितना एनबीएफसी के पास क्रेडिट आना चाहिए था। देखो दो प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, मैं सबसे बड़ा ट्रैप बता रहा हूं आपको। पिछले चैप्टर में भी एक बहुत बड़ा ट्रैप दिया था मैंने आपको, इस चैप्टर में सबसे बड़ा ट्रैप देने जा रहा हूं मैं आपको। एग्रीगेट क्रेडिट वो मेंशन करे यूपीएससी कभी भी, और शाइनी वो परसेंटेज वर्ड ना मेंशन करे, तो बोलना ये चीज हुई है कॉन्टिन्यूसली या कंसिस्टेंटली, पक्का बढ़ा है। लेकिन जब भी बिस्मे वो ये बोले कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी के बेसिस पर क्रेडिट की प्राप्ति कितनी हुई है एनबीएफसी को, तो वो चीज कॉन्टिन्यूस नहीं हुई है। क्योंकि यहां पर देख रहे हो ये बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, ऊपर नहीं गया, ये इसने एक पुल बैक लिया, इसने एक पुल बैक लिया, देख रहे हो। और ये पुल बैक क्या है, ये साल देखो, ये दो बार किसके, ये दो बार किसके हैं जहां पर पुल बैक आया है, किसके हैं ये बार, ये 2019 के बाद ये वाला बार किसका होगा, फाइनेंशियल ईयर 2020 का और 21 का। क्या चल रहा था उस टाइम पर यहां पर, पैंडेमिक। और उसके बाद जाकर अभी ये जाके स्टेबल हुआ, अब यहां से रॉकेट बनने को तैयार है ऊपर जाकर, यहां से ऊपर जाने को तैयार है रॉकेट बनकर। परसेंटेज और जीडीपी के टर्म्स में डेफिनेटली पुल बैक हुआ है। क्योंकि देखो ना, मैं जब इतनी बोल्ड स्टेटमेंट बोल रहा तो आपका दिमाग भी चौका ही होगा ना, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो इस चीज को, कि इसमें दिमाग में आया होगा ठकुराने वाली बात कि जब सारे सेक्टर्स की लंका लग रखी थी तो एनबीएफसी को क्या कंसिस्टेंट पैसे की प्राप्ति हो रही थी, ओवरऑल पैसे की प्राप्ति हुई है, हुई है। लेकिन परसेंटेज और जीडीपी की टर्म्स में ना, इन 2 सालों में जितना परसेंटेज ऑफ क्रेडिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया कोविड की वजह से। लेकिन बाद में फिर से रिकवरी हो गई, पैसा मिल रहा था, लेकिन परसेंटेज और जीडीपी की टर्म्स में जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। आप ये कह सकते हो कि बाद में जाके जो ग्राफ स्टेबल होने लगा है, और ये जो बार्स बढ़ने लगी है, ये जो 2 बार्स है बाद में जो बढ़ने लगे हैं, एनबीएफसी का जो क्रेडिट जो है वो देखो बोल रहा है कंसिस्टेंट बढ़ा है, कंसिस्टेंट, यहां पर देखो कंसिस्टेंट बढ़ा है वो, बिल्कुल सही बोल रहा है। क्योंकि देखो एनबीएफसी ना छोटा अमाउंट का लोन देते हैं, है ना, और जनरली किसान वगैरह ये छोटे छोटे जो अपना कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं उनको लोन दे देते हैं। अब क्या होता है कि ठकुराइन वो ना लोन लोग इसलिए भी वापस कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है हमें कॉन्टिन्यूसली लोन की जरूरत पड़ेगी, और एक छोटी चीज का भी अगर लोन टाइम पे नहीं दिया ना तो फर्दर लोन नहीं ले पाएंगे। बेस में अगर कोई पोल्ट्री फार्म डाल रहे हो तो सबसे पहले यही सोचोगे ना कि जो सबसे पहले लोन लिया तो यार उसको तो चुका दो एक बार के लिए, ताकि हम फ्रेश लोन के लिए एलिजिबल हो जाए, हमारा जो सिविल स्कोर है वो अच्छा बन जाए बैंक के सामने, है ना। वरना फिर अपने एरिया में परेशान होते रहोगे ना खेत या पोल्ट्री वोल्ट्री को इंकरेज करने के लिए, क्योंकि फिर कोई भी बैंक फिर लोन नहीं देगा ना आपको, है ना। ये चीज है। तो आप मुझे एक और बात बता दो ये पूरी डिस्कशन से, जो कि अभी मैंने इतना एनबीएफसी के बारे में बोला, इजी रिकवरी किसकी हो जाती है बिना किसी मेहनत मुशक्कत या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को बिना इस्तेमाल करे भी, ज्यादा इजी रिकवरी किसकी पॉसिबल है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, या एनबीएफसी की, किसकी है, एनबीएफसी की। क्यों, क्योंकि अमाउंट कम देता है। जैसे एक बात बताओ, मैंने आपको 1 करोड़ रुपए दिए और मैंने आपको 100 रुपए दिए, तो अर्पित सामने वाले की जो पैसा वापस करने की जो परसेंटेज होगी कि वो वापस कर ही देगा, और मेरे माथे में जो सरदर्दी नहीं होगी वो किस में ज्यादा होगी, 100 रुपए में कि 1 करोड़ में, 100 रुपए में। क्योंकि वो देखो ना अर्पित, वो चलते ही इसी बेसिस पर है कि भैया ज्यादा पैसा देने वाला सरदर्द, और होते भी नहीं है ना, पहली बात तो ये भी है। और फिर कम पैसे जब बंदा बोरो करता है तो फिर वो चुका भी जल्दी देता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाउस लोन आपका ज्यादा कोलैप्स होने के चांसेस हैं, या फिर एक 20,000 के सैमसंग की किस्तें बनवा लेना, किस में ज्यादा चांसेस है कि आप किस्तें भर नहीं पाओगे, ज्यादा चांसेस की बात कर रहा हूं मैं। क्यों, क्योंकि एक तो वो लॉन्ग टाइम के लिए है, और फिर अर्पित हमें नहीं पता कि कोविड जैसी फिर से कोई महामारी या कुछ भी आ जाए लंबे टाइम में, हमें नहीं पता कि आज जिस सोर्स से हमारे पास पैसा आ रहा है वो कॉन्टिन्यूसली आता रहे। लेकिन हम जब फोन को फाइनेंस करवाते हैं तो हमें पता होता है कि 6-8 महीने 12 महीने की जो भी किस्तें बनी अर्पित, ये पैसा इतना तो निकाल ही लूंगा मैं पक्का आराम से, है ना। ये चीज होती है। बताओ लॉजिक समझ में आया आप सबको।
ठीक है। अब दोस्तों हम ना एक और एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। वैसे तो ये चैप्टर जो था ना, वो था कि मॉनेटरी प्रॉपर तरीके से जो भी मैनेजमेंट हुई है वो, लेकिन इसके साथ एक वर्ड और मेंशन कर दिया है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। अब फाइनेंशियल चीज़ों को अगर हमें आरबीआई के अलावा और देखना है ना, तो उसके लिए हमारे देश में होता है स्टॉक मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट। तो एक बार हम इसको भी देखते हैं कि डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई हैं कैपिटल मार्केट्स के अंदर, जहाँ पर कैपिटल मार्केट मतलब जहाँ पर कंपनीज जो हैं शेयर मार्केट्स के अंदर लेन देन करती हैं। बेसिकली जो पैसा है वो जाता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी, शेयर का प्राइस बढ़ता है तो जिसने उस शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर रखा होता है उसको भी प्रॉफिट, उसको होता है प्रॉफिट, या उसकी अगर वो कंपनी गिरती है, उसके शेयर की वैल्यू गिरती है तो लोगों को लॉस होता है, जैसे कि अभी अदानी के साथ हुआ। ठीक है, प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं। अब देखो, इसलिए मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको आईपीओ दिखाया था, याद है वो शेरा एनर्जी वाला आईपीओ, याद है? ये रेलेवेंस है, इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि जो लोग मेरे साथ ट्रेडिंग करते थे उनको काफी फायदा होगा इकोनॉमिक सर्वे से। प्राइमरी मार्केट, जितने नंबर ऑफ आईपीओज हैं, आईपीओज का मतलब मैं आपको बता देता हूं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इनको कहते हैं। और मैंने ग्रुप पे अभी आपको आज सुबह भी एक पिक डाली है मैंने, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। यहां पर देखो, इनिशियल पब्लिक ऑफर या ऑफरिंग, ये है आईपीओ। ओके, शेरा एनर्जी लिमिटेड, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में पूरा पूरा बताया था। ये आईपीओ बेसिकली अंकिता क्या करता है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे और आप में से बाकी लोग भी ये चीज़ जानते हो कि ये बेसिकली आईपीओ का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि कंपनी बेसिकली मार्केट से पैसा उठाना चाहती है, दे वांट टू रेज फंड्स, दे वांट टू रेज फंड्स, और वो अपना कुछ ना कुछ एक प्लान ऑफ एक्शन मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाहते हैं, उसके लिए उनको पैसा चाहिए। तो वो क्या करते हैं, सेबी को कांटेक्ट करते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर जहां पर भी शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट होती है, आप हमें आईपीओ भी लॉन्च करने दो, आप हमें आईपीओ भी लॉन्च करने दो। ठीक है, तो जैसे शेरा एनर्जी का जो आईपीओ है अभी ये लेटेस्ट था, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। अब ऐसा नहीं कि आईपीओ हमेशा रहते हैं, वो लेटेस्ट था, आज मैंने चेक करा तो आईपीओ वहां पर अब ये लिस्टेड नहीं है इसका, क्योंकि जितने पैसे इसको चाहिए होंगे वो सारे पूरे हो गए होंगे। इन्होंने बोला था 55 से 57 रुपीज़ के बीच में हम अपना प्राइस रख रहे हैं। टोटल इशू साइज जो हमारा है 35.2 करोड़ का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,10,000 की हो सकती है, मैक्सिमम 1,14,000 की हो सकती है। 7 फरवरी को ओपन होगा और इशू ए क्लोज हो जाएगा 9 फरवरी को। अच्छा, इसलिए नहीं दिखा रहा जी, अच्छा ओके, आज कितनी फरवरी, 11 हो गई ना, हाँ ठीक है। आईपीओ का इशू साइज इतना, ठीक है। शेयर्स कितने ऑफर कर रहे थे ये, 61,76,000। प्राइस इन्होंने बोला 55 to 57 के बीच में रखेंगे, और मिनिमम लॉट साइज आपको 2,000 शेयर तो मिनिमम परचेज करने ही पड़ेंगे, और 2,000 के मल्टीपल्स में आप परचेज कर सकते हो, यानी कि आपका एक जो लॉट बनेगा वो 2,000 शेयर का, 2 लॉट अगर आप खरीदते हो तो 4,000 शेयर हो गए, 3 खरीदते हो तो 6,000 शेयर हो गए, 4 खरीदते हो तो 8,000 शेयर, 5 खरीदते हो तो 10,000 शेयर। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया था, क्लोज हो गया, और अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएगी 14 फरवरी। जिन्होंने भी खरीदा है 14 फरवरी तक उनके जो ऐप्स हैं, जीरोधा, ग्रो ऐप, धन ऐप, उन पर ये शो होने लग जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब स्टॉक्स वगैरह जो भी होते हैं इसके लिए एप्स वगैरह होती हैं, उस पर शो होने लग जाएगा। आईपीओ से बेसिकली ये होता है, वापस चलते हैं एक बार के लिए, मैं आपको पहले एक बार इसका ये भी बता देता हूं, इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर या फिर ऑफरिंग्स, ऑफरिंग या फिर ऑफर, कुछ भी बोलो, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। प्राइमरी मार्केट जो होती है बेसिकली, उसमें क्या होता है, कोई भी जब कंपनी है ना, वो अपने आप को स्टॉक मार्केट के अंदर रजिस्टर करवाने से पहले वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है। कोई भी, ये रूल होता है, सबसे पहले कोई भी कंपनी प्राइमरी मार्केट के अंदर आती है, वो पैसा उठाती है जनता से कि हम अपने आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि हम ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, जाओ हमारे बारे में आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हो। ठीक है, और उसके बाद उसका आईपीओ लॉन्च होता है। आईपीओ जब लॉन्च हुआ तो कंपनी से बेसिकली, जैसे शेरा एनर्जी जो थी, इसने लॉन्च करा कंपनी ने अपना, तो ये पैसा उठाना चाह रहे हैं। कभी भी दोस्तों याद रखना, जिंदगी में मैं आपको एक फाइनेंशियल टिप दे रहा हूं,
मैं आपको अरबों खरबों की फाइनेंशियल टिप दे रहा हूं। नेवर एवर गो फॉर एनी आईपीओ, नेवर एवर, कभी मत जाना किसी आईपीओ को खरीदने में। एक सिंगल चवन्नी बर्बाद मत करना। 2-2 हजार के, 1-1 हजार के भी आईपीओ होंगे ना, कभी मत लेना आईपीओ को। आईपीओ को कभी मत लेना। कंपनी ना आईपीओ को रेस करती है ना, तो वो इंटरनेट पे ना बहुत कुछ डालती है कि हम, हमारा प्लान ये है, हम ये सेटअप करेंगे, ये पावर प्लांट सेटअप करने वाले। जैसे शेयर एनर्जी है, मतलब मान लो मुझे नहीं पता है क्या काम करती है, इसने बोला हम एनर्जी ट्रांसमिशन में काम करने वाले हैं, कोल के पावर प्लांट्स में काम करने वाले हैं, सरकार के साथ थोड़ी सी हमारी डीलिंग है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एंटर करने वाले हैं। ये सब सारी की सारी चीजें, आईपीओ जो जितनी भी कंपनीज रेस करती हैं, वो अपने आप को खड़ा करने के लिए रेस करती है। बिल्डिंग बनवाना, शीशे बनवाना, वॉशरूम बनवाना, स्टाफ की सैलरी देना, ये सब में आपका पूरा पैसा उनके शौक और शोहरत को पूरा करने में जाता है, कंपनी को खड़ा करने में जाता है, कंपनी की एक वैल्यू बने, कंपनी की मार्केटिंग हो, मार्केटिंग की पॉलिसी हो, उसके लिए पूरा पैसा जनता दे देती है। आईपीओ की नॉलेज अभी भी हिंदुस्तान में बहुत लोगों को नहीं है। पतंजलि का आईपीओ आया, लोगों ने खरीदा, पिट गया उसी दिन। मैं ये नहीं कहता कि आपको लॉन्ग टर्म में तो फायदा होगा, लेकिन अब लॉन्ग टर्म का मतलब ये थोड़ी ना आपने 20 हजार का आईपीओ खरीद लिया, इसका ये कितना दे रहा है, 1,14,000 की, 1,10,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट बता रहा है। ये बढ़ेगा पक्का, लेकिन जिस दिन आप आईपीओ लोगे ना, ये पक्का आपके 1,10,000 ना 60,000 दिखा देगा, 50,000 दिखा देगा, 30,000 दिखा देगा। अब लोगों में इतना पेशेंस तो होता नहीं है कि वो वेट करें, वो एग्जिट कर जाते हैं। आईपीओ कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि ये जब आईपीओ लॉन्च होता है ना, फटाफट से ये जो चीज है, ये स्टॉक मार्केट के अंदर यहां पर आ जाती है, ये यहां पर ये लॉन्च हो जाते हैं। अभी जैसे इसका नाम क्या था, इसका नाम है शेरा एनर्जी लिमिटेड। शेरा एनर्जी लिमिटेड, एक सेकेंड, शेरा एनर्जी लिमिटेड, हम यहां पर सर्च करते हैं एक बार के लिए, शेरा एनर्जी लिमिटेड। कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, बताओ बताओ, इस नाम से कुछ भी सर्च आ रहा है, परफेक्ट सर्च आ रहा है? नहीं। क्यों? अभी इसने सिर्फ आईपीओ लॉन्च करा है। मैंने आपको क्या प्रोसीजर बताया, आईपीओ लॉन्च करने के बाद वो लिस्ट होता है शेयर मार्केट में। और कौन ये सब करेगा? रेगुलेट, सेबी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जन्मों जन्मों की कंफ्यूजन आपकी मिटा देना चाहता हूं आज ही। आईपीओ को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। जिस दिन इसका शेयर आ जाएगा, ऐसी ऐसी कैंडल दिखने लगेंगी, ये इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। कोई भी कंफ्यूजन? क्लियर करे हुए यूपीएससी के कैंडिडेट को नहीं पता ये वाली बातें। बेसिक सा डिफरेंस, टेक्निकल वर्ड्स बोलते रहेंगे, अनशन डेफिनेशन अंग्रेजी अपनी भौंकते रहेंगे। सिंपल वे में समझाओ ना, इंटरव्यू में जाकर क्या बोलोगे? किताबी ज्ञान तो काम आएगा ही नहीं वहां पे। यानी कि अभी शेरा एनर्जी कौन सी, अगर मैं ये फोटो दिखा रहा हूं तो ये शेरा एनर्जी, अभी शेरा एनर्जी लिमिटेड कौन सी मार्केट का पार्ट है अभी? प्राइमरी। क्यों? क्योंकि अभी इसने सिर्फ क्या ऑफर करा है, ये आईपीओ। किस दिन ये सेकेंडरी मार्केट का पार्ट बन जाएगा? लिस्ट कहां लिस्ट हो जाएगा? इंडिया की स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है। अब जैसे आप सबने एक नाम सुना है, ये दो नाम ड्रामेबाजी वाली लड़कियां तो जानती होंगी, नायिका, और आपके घर में जितने भी बुड्ढे बुढ़िया हैं वो भी जानते होंगे, पतंजलि। इन दोनों का नाम आप सबने अच्छे से सुना है ना? इन कंपनियों ने अच्छा खासा अपना बेस बना लिया था हिंदुस्तान में। अब इनको लगा हमें ना शेयर मार्केट के अंदर आने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूं, देखना, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि क्यों कभी भी आईपीओ नहीं खरीदना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, जिस दिन ये नायिका और पतंजलि ने अपना आईपीओ लॉन्च करा, कई लोगों ने खरीदा भी और उनको लॉस हुआ थोड़ा बार। ऐसा नहीं होता कि आप एग्जिट कर जाओ, आपको शेयर मिल जाते हैं बेसिकली, लेकिन वो मार्केट नीचे जाती है एक बार को। मुझे बताओ, जिस दिन ये शेयर मार्केट पर जिस दिन ये शेयर मार्केट पर आएंगे, जिस दिन ये शेयर मार्केट पर आएंगे, यानी कि प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में ये एंटर करेंगे, ऐसा चार्ट होगा इनका भी,
इनका भी ऐसा चार्ट होगा, अभी दिखाता हूं थोड़ी देर में। लेकिन उसमें जिस दिन ये आ रहे हैं, मतलब मान लो कि ये आ रहे हैं 12 फरवरी को, 12 फरवरी को 9:15 पे सुबह मार्केट खुलता है हमारा स्टॉक मार्केट, 9:15 पे, 9:15 AM ये लिस्ट हो गया, और 12 फरवरी को आ रहा है नाइका और पतंजलि। इनके लिए इनके लिए ऐसी एक दिन की कितनी कैंडल बनेगी? ये जो कैंडल आपको दिख रही है इसको कैंडल बोलते हैं। एक दिन के लिए कितनी कैंडल बनेगी ऐसी? अगर ये डेली का टाइम फ्रेम है, ये देखो 1 डे लिखा हुआ है, कितनी कैंडल बनेगी ऐसी, चाहे ग्रीन के रेड? एक। और जैद, हमने ऐसी कौन सी ट्रेडिंग सीखी है कि सिर्फ एक कैंडल का जिसका चार्ट हो हमारा, हम उस पर ट्रेडिंग करें? हमें हिस्ट्री तो चाहिए ना जैद, डिमांड सप्लाई के लिए। यही चीज होती है। अब मैं आपको दिखा देता हूं। नाइका पे आप जाओगे ना, जैसे अब आप अगर आप इसका चार्ट देखो, देखना टाटा मोटर्स के चार्ट को देखो, अगर आप देखना कितना पुराना चार्ट है इसका। नीचे आप डेट देखते जाओ, 15 दिसंबर 2022। आप पीछे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, ये चार्ट आपको दिख रहा है यहां पर, और पीछे जाते जाओ, और ये चार्ट आपको जो दिख रहा है, ये जो जिस दिन से शुरू हुआ था वो है, कितना दिख रहा है आपको? 91, 2 जनवरी 91। बहुत पुराना चार्ट है ना इसका मतलब, अंकिता। अब मैं जा रहा हूं नाइका पर, आपके सामने लिख रहा हूं मैं, NYKAA, नाइका, ठीक है। नाइका का पूरा नाम जो इन्होंने स्टॉक मार्केट को भी रजिस्टर करवा रखा है, इन्होंने लिखवा रखा है FSN कॉमर्स वेंचर्स, नाइका। नाइका लिस्ट हुआ है 10 नवंबर 2021 को। इसका सिर्फ इतना ही चार्ट अवेलेबल है हमारे पास। लोगों ने जब इसको बाय करा, अरे नाइका ऐसी कंपनी है, लड़कियां सारी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, खरीद लो खरीद लो। ये क्या हुआ, खरीद लो की जब ये बात चली तो क्या हुआ, ये पहले तो यहां से लेकर, इस पॉइंट से लेकर ये यहां तक गया। लोगों ने कहा देखा, हमारा आईपीओ तो वो ही नहीं होता कि देखना ये हमें करोड़पति बना देगा, अरबपति बना देगा। क्या हुआ था, 10 नवंबर 2021 को लॉन्च हुआ। लोग पहले आईपीओ आईपीओ खरीद कर बैठ गए थे इसका, आईपीओ खरीद के बैठ गए थे, तो फिर शेयर मार्केट के अंदर भी लॉन्च हो गया, और लोगों को शेयर पहले से ही मिले हुए थे क्योंकि उन्होंने आईपीओ खरीदा था। वो यहां से यहां तक 2 दिसंबर 2021, यानी कि ऑलमोस्ट एक महीना, एक महीने से भी कम में, उन्होंने कहा अरे वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया है यार, ये जा रहा है। यानी कि अगर हम इसके प्राइस को देखें, 335 रुपए से ये 426 रुपीज गया। यहां पर आप देख पा रहे हो, 426 रुपीज और 335 रुपए, ये यहां तक गया, ठीक है। उसके बाद जो इसके दिन लगना शुरू हुए ना, जो इसकी एल लगना शुरू हुए, वो भी देख लेते हैं। अरे यार एक मिनट, यहां तक आ गया, 203 पे, 203 पे आ गया। लोगों की इतनी हिम्मत होती नहीं है कि वो इसे होल्ड कर सकें, क्योंकि नया चार्ट है। उसके बाद ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, लोगों को लगा चल चल हमारा रिकवरी हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी, 315 पे आ गया। लेकिन इस बारी और भी नीचे गिर गया, 203 तक आया था ना। अब ये वाली लाइन देखो, 201 पे चला गया, और उसके बाद ये लो, 335 का खरीदा हुआ शेयर 120 पे आ गया। और कभी भी देख रहे हो चालाकी क्या करते हैं आईपीओ वाले, आपको कभी एक शेयर तो खरीदवाते ही नहीं है, लॉट साइज देते हैं आपको। यानी कि ये जो शेयर एनर्जी लिमिटेड है, आपको मजबूर क्या कर रहा है कि अगर आपको मिनिमम कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे, मिनिमम कितने खरीदने पड़ेंगे, 2000 शेयर। ये शेरा बोल रहा है, मतलब नाइका ने भी ऐसा कुछ बोला होगा, एक शेयर तो कोई भी नहीं बेचता। कहां गया ये देख रहे हो, 335 का खरीदा हुआ शेयर ये इतना नीचे चला गया। मैं बोल रहा हूं कि लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर पक्का प्रॉफिट होगा, पक्का होगा।
और मैं आपको एक टिप भी बता दूं, मैं आपको एक टिप और दे देता हूं, रुको, जस्ट वेट। नायका को अब आप बाय कर सकते हो, मतलब ये मेरी तरफ से आप एक गिफ्ट ले लो। नायका को अब आप बाय कर सकते हो, अब नायका यहां से रॉकेट बनने को रेडी है। अब आप आराम से बाय करो नायका को, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, पेटीएम भी वही है। मैं और लेटेस्ट पे आ रहा हूँ ना, क्योंकि जैसे इसको बता रहा हूँ पतंजलि, पतंजलि को देखते हैं। भाई रामदेव की कंपनी, हजारों करोड़ का टर्न, हजारों करोड़ का टर्नओवर है ना। पूरा का पूरा जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये हरिद्वार के आसपास कितनी सारी इनकी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह सब चलती हैं। पतंजलि का चार्ट हमारे पास अवेलेबल है। 27 जनवरी 2020 से, 27 जनवरी 2020 से यहाँ पर ही ऐसी कंडीशन थी, क्योंकि लोग इसको ऑब्जर्व करना चाह रहे थे कि हम इसका ले के ना लें शेयर। ये मतलब रामदेव की कंपनी पता नहीं शेयर मार्केट में क्या ही करेगी, क्या नहीं करेगी। ये एक लिमिट तक तो बढ़ा, ये एक लिमिट तक तो बढ़ा, लेकिन लोगों ने एक्चुअली क्या कि इस पॉइंट पर ज़्यादा बाइंग नहीं करी थी। बहुत इक्के दुक्के, मतलब बहुत कम, मतलब चीज़ें खरीदी थी। उन्होंने बेसिकली यहाँ खरीदना शुरू करा है अच्छे से, और ये इधर तक जाकर ये हाई लगा कर आया। जिस रेट से लोगों ने खरीदना शुरू करा था यहाँ पर, कहाँ पर, 493 रुपीज़ पर, ये और नीचे चला गया 403। और जिस रेट पर ये हाई गया था 1517 रुपये, ये उधर जा ही नहीं पाया है। और ये कुल मिलाकर हम अगर हम लोग इसको बोले, ये एक ही जगह पर रहकर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये, कंसोलिडेशन। मिसबा काम आ रही है ट्रेडिंग लेक्चर्स, देख रहे हो, ऑल इन वन क्लास लाता हूँ मैं सारी यहाँ पे। पेटीएम देख लेते हैं, अर्पित ने जैसा रिमाइंड करवाया, डेली टाइम फ्रेम। पेटीएम का चार्ट हमारे पास अवेलेबल है फ्रॉम दिस 18 नवंबर 2021। आईपीओ का लॉन्च हुआ होगा, और भाई पेटीएम, लोगों ने सोचा अरे पूरे हिंदुस्तान की जो ट्रांजैक्शन होती है, ऑनलाइन पेमेंट का मैकेनिज्म यही है, लोग फोन पे से ज़्यादा पेटीएम को यूज़ करते हैं, गूगल को यूज़ करते हैं। मैंने अपने दोस्तों को बोला था मत यूज़ करना, अरे यार दीपांक तेरे को नहीं पता, ऐसा नहीं होता, इतनी बड़ी कंपनी है, कुछ सोच समझ के लॉन्च कर रही होगी आईपीओ वगैरह। मैं कहा आईपीओ का मतलब भी पता है तुम्हें, वो किसके लिए लॉन्च कर रहे हैं। भाई भर भर के पैसे डाल दिए मेरे दोस्तों ने, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। क्या होता है उनका, चलो देखते हैं। जिस दिन ये सुबह मार्केट ओपन हुई, तो रेड कैंडल का मतलब होता है ऊपर से नीचे गिरती है। 1948 का ये शेयर था, ये जाकर गिरा है 1557 पर, और ये तारीख है 18 नवंबर। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक ही दिन की बात है, क्या हो जाएगा। मैं कहा अच्छा ठीक है, एक ही दिन की बात है। उसके बाद लोगों के लंका लगना शुरू हो गई, जब ये यहां तक देख रहे हो, 18 नवंबर 2021 से लेकर इस पॉइंट तक 12 मई 2022 तक ये गिरता रहा है। और जिस पॉइंट पर लोगों ने इसको बाय करा था, ये अभी तक वहां पहुंच ही नहीं पाया। हम साल 2023 में पहुंच गए हैं, ये देखो, ये अभी तक यहीं घूम रहा है। एक सेकेंड, ये अभी तक यहीं घूम रहा है, 10 फरवरी 2023 को ये यहीं घूम रहा है। एंड पेटीएम इज नॉट अ गुड ऑप्शन टू बाय। इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन वो वाली बात है ना कि महंगा है। लेट मी चेक। नहीं, इसके अंदर कोई ज़्यादा दम नहीं है। 500 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कोई दम नहीं है, महंगा भी है, बेकार है। तो अब आपको पता लग गया। अब वापस बात करते हैं हम लोग अपनी। नंबर ऑफ आईपीओ ऑलमोस्ट डबल्ड, एंड टोटल फंड्स जो कि कंपनी ने रेस करे हैं वो 3 गुना करे हैं। इस साल सबसे ज़्यादा आईपीओ लॉन्च हुए हैं एज कंपेयर टू फाइनेंशियल 2022।
दिस ईयर ऑल्सो विटनेस द लार्जेस्ट आईपीओ एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा, क्योंकि कंपनियों को पैसा रेज करने के लिए यही प्लेटफॉर्म मिल गया। जब नॉर्मल तरीके से वो लिस्ट होने लगे हैं, सेबी को बोलते हैं रजिस्टर करवा लेते हैं, कहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर बाद में आ जाएंगे, पहले आईपीओ लॉन्च करवा दो हमारा। और जिस दिन आपका आईपीओ लॉन्च होता है ना, उसके मतलब मान लो कुछ टाइम के बाद, कुछ वीक्स या मंथ्स बाद, आप शेयर मार्केट के अंदर आ जाते हो। अब जैसे आप बहुत जल्दी शेयर देखोगे इसका, शेयर एनर्जी लिमिटेड का, लेकिन क्या खरीदना है इसको? बताओ, इसके शेयर या शेयर मार्केट में भी इसके शेयर को खरीदना है या आईपीओ को खरीदना है? बताओ, बोलो। नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग हिस्ट्री अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास, कैंडल्स ही उतनी अवेलेबल नहीं है, पैटर्न तो पैटर्न ही नहीं बन पाएगा, कोई डिमांड सप्लाई नहीं बन पाएगा, ये चीज है। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट, जहां पर ट्रेडिंग होती है, जहां शेयर मार्केट होता है। इन स्पाइट ऑफ द ग्लोबल वॉलिटिलिटी, 2022 साल 2022 में कितनी ज्यादा वॉलेटाइल रही है, 21 से ही वॉलेटाइल रही है सारी की सारी मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने फिर भी ग्लोबल पीरियड्स को आउट परफॉर्म कर दिया ह्यूज मार्जिन से, ह्यूज मार्जिन से। आपको क्या लगता है ग्लोबली सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट कौन सी होती होगी शेयर मार्केट की? सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट कौन सी? हाँ, अरे नहीं नहीं, वैसे हाँ, यूएसए मार्केट। अब दोस्तों देखो, ये वाले फ्लेवर्स फिर मेरे लेक्चर्स में मिलेंगे इकोनॉमिक सर्वे में, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 क्या होता है शाइनी? किसका वो होता है पूरा का पूरा? 50 बेस्ट कंपनीज जो होती हैं, जो कि देश को चला रही हैं अच्छे से, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को चला रही है ना। यहां पर आप एक बात देखना, जैसे ये निफ्टी 50 है ना, ऐसी अमेरिका में, जो अमेरिका के स्टॉक मार्केट को जो रेगुलेट करता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं डाउ जोन्स मार्केट। जैसे निफ्टी 50 50 बेस्ट जो कंपनीज हैं, यहां पर आप देख लो, इसका नाम होता है निफ्टी 50 के इंडिया की टॉप 50 मोस्ट परफॉर्मिंग अच्छी कंपनीज, जो कि इंडिया की इकोनॉमी को आगे लेकर जा रही है, इनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट वगैरह है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें डाउ जोन्स को, ये अमेरिकन इकोनॉमी की उसको जो कंपनीज होती हैं उनको सिम्बलाइज करता है, लाइक एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, याहू हो गया, जीमेल हो गया, ये उनको रेगुलेट करता है, ठीक है, डाउ जोन्स मार्केट। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूं। ये देखना ध्यान से, ये अमेरिका का डाउ जोन्स मार्केट है। ये कॉन्टिन्यूसली यहां से लेकर यहां तक गिरते ही चला आया है, कॉन्टिन्यूसली गिरते ही चला आया है, बिल्कुल आपके सामने प्रूफ भी है कि इस पॉइंट तक गिर रहा है। ओके, 13 अक्टूबर 2022 तक, यानी कि अमेरिकन इकोनॉमी तगड़ी तरीके से गिर रही है। उनका इकोनॉमी नहीं बोल सकते, मतलब उनका स्टॉक मार्केट गिर रहा है, सेकंड डिमेंट, सॉरी फॉर द वर्ड इकोनॉमी, उनका स्टॉक मार्केट गिर रहा है। कुल मिलाकर बैंड तो बजी हुई है, और इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभाव तो इकोनॉमी के ऊपर पड़ता ही है। ये गिर रहा है, डेट क्या है? 13 अक्टूबर 2022 तक ये बढ़ा है। वहीं पर अगर हम लोग निफ्टी 50 देखें ना, 13 अक्टूबर 2022 को कह रहा है कि गिर रहा है। हम लोगों की जो मार्केट गिरी थी ना, वो सिर्फ जो गिरती हुई चली आ रही थी, वो सिर्फ हो रहा था ऐसा 16 जून 2022 तक, 16 जून 2022 तक ऐसा हो रहा था। उसके बाद हमारी निफ्टी 50 ने ऑल टाइम हाई लगाया आज तक का, ये आज तक का ऑल टाइम हाई लगाया, ये वाला पॉइंट। इतनी शार्प रिकवरी, वी शेप रिकवरी बोलते हैं इसको, इतनी शार्प रिकवरी हुई है। जिस टाइम पर देख लो, डाउजोन्स मार्केट जो 13 अक्टूबर 2022 तक गिर रहा था, उसके बाद ये बढ़ा है, और बढ़ने के बाद अभी ये प्रॉपर तरीके से कंसोलिडेशन मोड में ही घूम रहा है। वहीं पर हमारी जो निफ्टी 50, जो कि इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को सिंबलाइज करती है, हमने जाकर ऑल टाइम हाई लगा दिया अपनी इकोनॉमी का, ऑल टाइम हाई लगा दिया। देखो कहां से कहां तक हम गए, जब ये पूरे के पूरा, अगर मैं आपको डाउ जोन्स का सिंबल दिखाऊं ना, ये देखना, अमेरिकन इकोनॉमी को अगर मैं दिखाऊं, जस्ट अ मिनट,
अगर आप इसको देखो, इतना शार्प फॉल, एक सेकेंड, इतना शार्प फॉल, ये रिकवरी भी कुछ ऐसा नहीं है कि उसने ऑल टाइम को क्रॉस कर दिया, क्योंकि इसका जो हमें डाउ जोन्स का ऑल टाइम हाई दिख रहा है वो तो ये दिख रहा है, वो तो ये वाला पॉइंट दिख रहा है, लेकिन इसने ये यहां तक गई नहीं है। यूएसए की जो स्टॉक मार्केट है यहां तक गई नहीं है, इस पॉइंट के ऊपर जाएगी तब जाकर हम मानेंगे कि इस पॉइंट के एक बारी ऊपर निकले ये, तब जाकर हम मानेंगे। लेकिन वहीं पर निफ्टी 50, ये देखो ऑल टाइम हाई लगाकर आ गई। ऑल टाइम हाई कैसे? ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट था, इसको क्रॉस कर दिया आराम से। ये देखो, इसको आराम से क्रॉस कर दिया और लगा दिया ऑल टाइम हाई। अब इस लाइन का मतलब समझ गए? In spite of the global volatility, Indian stock markets outperformed their global peers by huge margin. Global peer मतलब कैसे? निफ्टी 50 अगर इंडिया का है तो उसका ग्लोबल पीयर कौन? यूएसए में डाउ जोन्स मार्केट, डीजीआई, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज कहते हैं इसको, क्योंकि वो वहां की पूरी इंडस्ट्रीज का वो बताता है। देखो अगर मैं डीजीआई लिखूंगा ना, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, इंडस्ट्रीज है वहां की। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारा जो एवरेज है 50 कंपनीज का एवरेज लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये चीज़ है। और जितना भी अभी ये पूरा का पूरा आ रहा है ना, ये नीचे जो आ रही है थोड़ी सी, अगर आपको इंडियन ये जो निफ्टी दिख रही है कि नीचे से अरे एक मिनट, निफ्टी जो दिख रही है आपको ये थोड़ी सी नीचे आ रही है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ा सा बस अदानी रिस्पॉन्सिबल है। अदानी जो गिर गया है थोड़ा सा, लेकिन ये भी एक इंस्टीट्यूशन का ट्रैप होता है। वो जैद मिसबा आप लोग तो समझते ही होगे जितना ट्रेडिंग करते हो, है ना। ये इंस्टीट्यूशन का ट्रैप है और ये यहीं से रॉकेट बनेगा और कब जाके ये लोगों के हाथों से निकल जाएगा, लोगों को भनक भी नहीं होगी, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अदानी के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हल्का सा करेक्शन आ जाता है, लोगों के लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। नॉलेज की बात होती है कि आप जिस चीज़ में एंटर कर रहे हो, जिस चीज़ में पैसे लगा रहे हो, कुछ भी अपना करियर स्टैब्लिश कर रहे हो, आपको नॉलेज कितनी है उस फील्ड की। उसके बाद डेवलपमेंट्स इन इंश्योरेंस मार्केट। इंडिया जो है, ऐसा कहा गया इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा, इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस मार्केट्स इन द वर्ल्ड। और उसकी जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, ईयर ऑन ईयर इसने ग्रोथ रजिस्टर करी है ऑलमोस्ट 10.2% की। इन दो टर्म्स के बारे में जानते हैं, इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट करा है, आ सकता है दोस्तों क्वेश्चन। और इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर क्वेश्चन पेंडिंग में, जैसा कि आपको बार बार बताता हूं, कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट। नितिन सिंघानी के अंदर चैप्टर है, मैंने आपको बताया था। स्टॉक मार्केट के ऊपर चैप्टर करना हमारा बहुत जरूरी है। 2015 अर्तिका शुक्ला एंड टीना डाबी वाले साल के अंदर बस मेंस में क्वेश्चन आया था, तब से प्रीलिम्स वगैरह के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पूरी इकोनॉमी के अंदर ना जो यूपीएससी जितने क्वेश्चन पूछता रहता है, स्टॉक मार्केट का जो चैप्टर है उससे पेंडिंग है क्वेश्चन बहुत सालों से। लोगों को समझ में भी नहीं आएंगे कि सेबी क्या है, एनएसई क्या है, बीएसई क्या है, आईपीओ क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। आप लोगों को कोई भी डाउट है इसके अंदर? बताओ, कोई भी डाउट है? अब आज की क्लास के बाद अंकिता आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? ठीक है। इंश्योरेंस मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट के अंदर दो टर्म्स देखते हैं, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी। सबसे पहले मतलब समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, लोग इंश्योरेंस कितना करवा रहे हैं, दोनों के मतलब सेम ही है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन डेंसिटी, बस थ्योरेटिकली थोड़ा सा मीनिंग अलग है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का दोस्तों मतलब होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन अ ईयर। लोग इन टर्म्स ऑफ जीडीपी कितना पैसा लगा रहे हैं, उस पूरी जीडीपी में से कितना पैसा देश का जा रहा है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स। लोग कितना इंश्योरेंस प्रीमियम वो कर रहे हैं, यानी कि अगर मान लो एक फैमिली अगर 1 लाख रुपए कमा रही है, तो हर महीने वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर या कोई भी उसने इंश्योरेंस करवा रखा है उसके ऊपर वो कितना पैसा खर्च करते हैं। मतलब लोग इच्छुक कितने हैं, हाउ मच दे आर विलिंग टू परचेज इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंसेज या किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होता है, ये भी यही होता है, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू द पॉपुलेशन। ये प्रॉपर पॉपुलेशन के बेसिस पर होता है, वो होता है जीडीपी के बेसिस पर, कि देश का कितना पैसा इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ जा रहा है। ठीक है, वो घुमा फिरा कर आएगा तो देश में ही, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ देखने से हमें ये पता लगता है कि लोग इच्छुक कितना है, लोग विलिंग कितना है, लोगों के अंदर एक दिल से निकली हुई अब ये भावना रिसेंट ईयर्स में कितनी आने लगी है कि इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब दिबांग दुबे के प्यार की तरह है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये वाली भावना कितने लोगों के मन में है, तो वो वाली बात है। अब इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होता है, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू पॉपुलेशन, दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम पर कैपिटा, जो कि मैंने आपसे अभी बात करी।
लोगों की कमाई कितनी इंश्योरेंस की तरफ, इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ जा रही है, जो कि लोगों ने अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस करवा रखे हैं, और इसको मेजर करा जाता है इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, और ये रिफ्लेक्ट करते हैं द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इन द कंट्री। एक ही बात है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ओवरऑल एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर कितने लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं, वो उसको कहते हैं इंश्योरेंस डेंसिटी। और इसके पीछे भी ना बड़े सारे दोस्तों आंकड़े निकल कर आते हैं कि नॉर्थ इंडियंस ने ज्यादा इंश्योरेंस करवाए, साउथ इंडियंस ने कम करवाए। अब मुझे एक बात बताओ, अर्पित, नॉर्मल सी बात कह रहा हूं मैं, आप इस थ्योरेटिकल और इस फ्रेमवर्क और चैप्टर को हटा दो। जहां पर हाईवेज ज्यादा हैं, एक्सप्रेस पे ज्यादा हैं, भीड़ भड़के वाले इलाके ज्यादा है, मे नॉट गो टू, जहां पर रोड एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस रीजन के आसपास के लोग ज्यादा अपना लाइफ इंश्योरेंस कवर करवाते होंगे। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। ये स्टेडली इंक्रीज हुआ है बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2013 टू 22, यानी कि ऑलमोस्ट पूरे के पूरे 9-10 साल के अंदर, एक डिकेड के अंदर, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी दोनों की दोनों चीजें बढ़ी हैं। और एक और बात बताऊं मैं, दोनों वैसे दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरे को पुल कर ही लेता है ऊपर की तरफ, अगर गिर रहा है तो नीचे गिरा देगा, क्योंकि लोगों से ही तो फिर ये पेनिट्रेशन आता है। बात ये भी है ना। पेंशन सेक्टर, नंबर ऑफ पेंशन सब्सक्राइबर ये मल्टीप्लाई हो गए हैं ओवर 3-fold बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2018 टू 2022। देखो, इकोनॉमिक सर्वे ये वाली बात जो कर रहा है ना, हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैं आपको इसके पीछे रीजन बताऊं। भाई, पेंशन सब्सक्राइबर का मतलब ऐसा मत समझना कि बुढ़े बुढ़े बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा इकॉनमी के अंदर। आप तो कह रहे थे कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो 2050 तक बहुत यूथ के फेवर में रहेगा, यूथ ज़्यादा बढ़ेंगे, तो पेंशन सब्सक्राइबर का मतलब, देखो पेंशन तो यही होती है ना कि ओल्ड एज में मिले, जनरली यही मतलब होता है ना चाइनीज का वैसे तो। और ये 3-fold इंक्रीज हो गए तो इसका मतलब बुढ़े बढ़ गए हैं, बुढ़े बुढ़िया बढ़ गए हैं, है ना। लेकिन इसका एक और मतलब है, लास्ट हाफ टिकेट के अंदर, लास्ट 5-6 सालों के अंदर, 7 साल के अंदर, अर्पित, देश में एक नौटंकी चली है वॉलंटरी रिटायरमेंट की, है ना। उसको क्या कहते हैं, अर्ली वॉलंटरी, क्या कहते हैं, प्री वॉलंटरी, अर्ली वॉलंटरी, क्या टर्म, वीआरएस कहते हैं ना वैसे, वॉलंटरी, हाँ वॉलंटरी, वो जो भी लेते हैं, मतलब पहले से ही रिटायरमेंट ले ली, हुई नहीं है कि हाँ इतने साल जॉब कर ली, और भले ही चलो पेंशन इतनी कम बंधेगी एज कम्पेयर टू जितना हम अगर ओल्ड एज में जाके रिटायर होते, तो इसमें से कई लोग इसको अडॉप्ट करने लग गए हैं, वीआरएस को, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, कि आप इतने इतने साल काम करो, एक डिकेड काम करो, उसके बाद आप इतना इतना अपनी पेंशन बंधवा लो। इस वजह से 3-fold इंक्रीज हुआ है। इसको नेगेटिव कोनोटेशन के अंदर मत लेना, ये पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। बात ये भी है कि वो लोग और काम कर सकते थे अर्पित, है ना, इकोनॉमी के अंदर, ठकुराइन गाड़ी को और बढ़ा सकते थे, इकोनॉमी के पहियों को और चला सकते थे, लेकिन अपनी सुख सुविधाओं के लिए वो घर पे बैठ गए कि अब औलादे कमा रही हैं, छोड़ो अब क्या लेना देना, घर बनवा लिया, रेंट आ रहा है, अब उतना जाकर ऑफिस में जाकर अपने आप को क्या पिलवाना, तो घर पे बैठ जाओ। पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया, बताओ, हर एक बात समझ में आई। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।